हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो ऑल कोर्सेज के लिए रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहने वाली है वो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद आंसर। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। तो यहाँ पे आपके वो क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट करा है जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन पिक करे हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कोई भी रैंडम गेस वर्क पेपर पे डिसाइड नहीं करे हैं, रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर ही इसे केयरफुली सिलेक्ट करे हैं। तो अगर आप सभी ने ये टॉप 10 क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए, तो मान लीजिए आपका 80 से 90% जो पेपर जो है ना वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आप सभी के एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओनली इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा खासा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। अदर किसी फिर वीडियो की नीड आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को टाइम पर मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल गिव अवे भी लेकर आई हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो के बीच में ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जो भी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उनमें से हम 3 लकी विनर्स को यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जिनको हम अपनी तरफ से फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो ये विनर निकलते के साथ ही ना हम हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे। तो आप सभी वहां पे जाके जल्दी से हमारे व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का जो क्वेश्चन है ना वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती है ना वो आपके लिए 100% यहाँ पे फ्री वीडियो सीरीज होती है। और अगर आपको इन सभी लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारी जो वेबसाइट का जो लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी वेबसाइट पे आपको पेड नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्राइस रहने वाला है नोट्स का, वो भी यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स को आसानी से बाय कर सकते हैं। प्राइस भी यहाँ पे आपका ओनली 50 रुपीज यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आपको ये नोट्स नहीं लेने तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप हमारी जो लेक्चर वीडियोस है ना इसको भी देखकर अच्छा खासा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। रेडी? सो लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि आयुर्वेद के प्रयोजन को बतलाते हुए आयुर्वेद के इतिहास पर निबंध लिखिए। वहीं आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति, विकास और मानव जीवन में उसका क्या महत्व है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट रहने वाला है ना, इसके अंदर हम ओनली आयुर्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या है, उसका क्या इतिहास रहा है, और उसका उत्पत्ति जो है कैसे हुई, किस तरीके से उसने मानव जीवन में जो अपना महत्व है उसका महत्व क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न में हमें यही बताना है कि आयुर्वेद का इतिहास क्या रहा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ उसका, और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। ठीक है, तो परिचय यहाँ पे क्या कहता है कि आयुर्वेद क्या है, आपका सबसे पुरानी चिकित्सक पद्धति है। चिकित्सक मीन्स कि आपका इलाज करने की, किसी भी रोग का इलाज करने की जो आपकी सबसे पुरानी जो विधि है, पद्धति जो है, वो है आपकी आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है आपका यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु का अर्थ क्या है यहाँ पे, आपका जीवन। वहीं वेद का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ज्ञान। तो इस प्रकार से जो आपका आयुर्वेद शब्द है ना ये बना है, यानी इन दोनों का ही हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जीवन का ज्ञान। जीवन का ज्ञान यहाँ पे केवल आपका रोगों से उपचार करने तक का सीमित नहीं है, यानी इसका उद्देश्य आपका सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं है आयुर्वेद का, बल्कि इंसान को ना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, जितने भी उसके जो स्वास्थ्य जो है, ठीक है, आध्यात्मिक पक्ष जो है, जितना भी उसका संतुलित विकास है, इसके ऊपर आयुर्वेद क्या करता है, जोर देता है, इस पे ज्यादा बल देता है। तो देखो, अगर हम भारत की संस्कृति के अनुसार देखें ना, तो भारत की संस्कृति में जो आपका आयुर्वेद है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे माना गया है। प्राचीन काल से ही यहाँ पे मानव के स्वास्थ्य, उसके संरक्षण तथा रोग निवारण का जो प्रमुख साधन है उसको क्या माना गया है, यहाँ पे आयुर्वेद को माना गया है। तो आयुर्वेद का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसे रोगी व्यक्ति के जितने भी रोग है उसका निवारण करना, यानी
आयुर्वेद हमें क्या बता रहा है कि आपको बीमारी को ठीक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप अपने आप को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या है कि आज के समय में ना आयुर्वेद पूरे देश में, पूरे विश्व में एक प्रभावशाली और उपयोगी जो चिकित्सा है, इसकी प्रणाली के रूप में आज हमारे सामने व्यस्त है, मतलब देखने को हमें मिलता है, प्रतिष्ठा इसकी देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम इसके आयुर्वेद के प्रयोजन और इसके उद्देश्य की बात करें तो देखो यहाँ पे आयुर्वेद का जो प्रयोजन है ना, प्रयोजन क्या है बेसिकली, अगर देखो इस पॉइंट को अगर सिंपल भाषा में समझे ना, तो आयुर्वेद के हिसाब से जो आपका शरीर जो है, मन है, ठीक है, शरीर मन आत्मा, जितनी भी आपकी ज्ञान इंद्रियां है ना, जितनी भी इंद्रियां हैं, उनको स्वस्थ रखना, उनकी अवस्था के अंदर एक प्रसन्नता रखना, यानी आयुर्वेद के अनुसार आपका जो शरीर है, मन है, आत्मा है, इन सबको क्या करना, एक बैलेंस इनके बीच में बनाए रखना, ताकि आप क्या रहें, हेल्दी रहें। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आयुर्वेद का प्रयोजन किया गया है कि वो मानव जीवन को स्वस्थ रखने में, सुखी रखने में और उसको एक लंबी आयु प्रदान करने में यहाँ पे भूमिका निभा रहा है। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या है कि स्वास्थ्य केवल आपका रोगों की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, यानी आपका आयुर्वेद यहाँ पे सिर्फ रोगों का ही निवारण नहीं कर रहा, बल्कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, शरीर मन इंद्रियां आत्मा, इन सबको प्रसन्न रखने में, इनको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करता है। वहीं अगर हम बात करें आयुर्वेद में जो आपका आहार विहार जो है, दिनचर्या जो है, बेसिकली आहार विहार का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो खान पान है, दिनचर्या मतलब आपका डेली जो लाइफ का शेड्यूल है वो। वहीं ऋतुचर्या और सदाचार की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है, सदाचार मतलब आपकी अच्छी आदतें, ऋतुचर्या मतलब आपका सीजन के अकॉर्डिंग जो आपकी हैबिट्स है उनको यहाँ पे बताना। तो आयुर्वेद में आपका जितना भी खान पान है, लोगों को सही खान पान के लिए दिनचर्या और अच्छी आदतों के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, आयुर्वेद बता रहा है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है ना, वो केवल रोग से ही नहीं बच रहे, बल्कि उनका जो पूरी पर्सनालिटी है, संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, उसका भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, विकसित वो हो रहा है। तो इस प्रकार जो आपका आयुर्वेद का जो प्रयोजन है ना, वो सिर्फ आपका इलाज करना ही नहीं है, बल्कि आपकी जीवन शैली को यहाँ पे स्वस्थ बनाना भी है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं इसका विकास। तो देखो अगर हम आयुर्वेद की उत्पत्ति और इसके विकास की हम बात करें तो आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है ना, वो प्राचीन समय से मानी गई है, ठीक है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो इसका ज्ञान है वो सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो ज्ञान था वो दक्ष प्रजापति को दिया गया, दक्ष ने फिर अश्विनी कुमारों को दिया, ठीक है, फिर अश्विनी कुमारों ने इंद्र को प्रदान करा। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे जो आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो कब से मानी जाती है, आपकी भारत परंपरा के अनुसार यहाँ पे ब्रह्मा काल से ही आपका ये माना जाता है। तो इस प्रकार जितने भी आपके, हम कह सकते हैं आयुर्वेद में जितने भी आपके ज्ञान के लिए, जितने भी आपके प्राचीन जो गुरु थे, ठीक है, प्राचीन समय में जितने भी आपके गुरु शिष्य थे, इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे आगे अपनी इस परंपराओं को आगे पहुंचाया, ठीक है। जितने भी आपके वैदिक काल में जितने भी आपके आयुर्वेदिक जितने भी गुरु जो शिष्य थे, इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपने ज्ञानों को आगे पहुंचाया, ऋषि मुनियों तक, आचार्यों तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से जो आपका जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, इसके माध्यम से आपका ज्ञान जो है वो मानव जीवन में यहाँ पे प्रसारित हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी आपके महान आचार्य थे ना, उन्होंने क्या करा कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितना भी आयुर्वेद का जो महत्व बढ़ रहा है ना, वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ना आपकी प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इलाज किया जा रहा था, उपचार किया जा रहा था, जिसमें आपकी जो अर्थवेद जो है ना आपका, उसमें आपकी औषधियां, रोग हमने पढ़ा था ना, हमारे पास कितने वेद हैं हिंदी साहित्य में, हमने पढ़ा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अर्थवेद, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके वेद है ना, जो ऋग्वेद जो है और जो आपका अर्थवेद है, ये क्या बताता है कि जितने भी आपकी औषधियां हैं, जितने भी आपके रोग हैं, उसके अंदर हमें इसका उपचार देखने को मिलता है, विज्ञान है, तथा आपका शल्य उपकरण जो है ना, उसका हमें विस्तृत यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने अनेक ऐसे जटिल आपकी शल्य क्रियाओं का यहाँ पे सफलता पूर्वक यहाँ पे इन्होंने वर्णन करा है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे वांग भट्ट की, आचार्य वांग भट्ट ने क्या करा है, आपके अष्टहिदय और अष्ट संग्रह जैसे जितने भी आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, इनकी रचना करी है। इन ग्रंथों में आपके जितने भी आयुर्वेद के सिद्धांत है उसे बहुत ज्यादा सरल रूप से इन्होंने बताया है, ठीक है। तो इनके अतिरिक्त जो आपके माधवकार है, ठीक है, और जितने भी आपके आचार्य हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी विद्वान हैं, इन्होंने आयुर्वेद के विकास में ना अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। और इन महान आचार्यों की वजह से ही जो आपका जो आयुर्वेद जो है ना, वो एक समृद्ध और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हुआ है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो मानव जीवन में आयुर्वेद का क्या महत्व है। तो देखो मानव जीवन में आयुर्वेद का जो महत्व है ना, वो अत्यंत व्यापक है। वर्तमान समय में आपकी बदलती जीवन शैली, तनाव, प्रदूषण तथा अनियमित खान पान के कारण ना अनेक जो रोग हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका आयुर्वेद जो है ना, वो स्वास्थ्य जीवन का एक प्रभावी मार्ग यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपके जो आयुर्वेद जो है, यहाँ पे ज्यादातर आपकी प्राकृतिक चिकित्सा, संतुलित आहार,
योग, ध्यान तथा नैतिक जीवन पर ये बल देता है, जिससे आपका जो शरीर है, जो आपका जो शारीरिक विकास जो है, या हम कह सकते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये दोनों ही आपका बेहतर होता है। वहीं अगर हम बात करें आयुर्वेद में, देखो आयुर्वेद के अनुसार ना व्यक्ति की जो प्रकृति है उसके अनुरूप जीवन जीने की जो शिक्षा है वो भी ये देता है। यानी आयुर्वेद हमें क्या बताता है कि जिस अकॉर्डिंग हमारा जो मन है, जो शरीर है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अपनी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना आयुर्वेद जो है वो आपके रोगों को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे रोकथाम करने पे विशेष बल दे रहा है, और जिससे जो व्यक्ति है ना वो दीर्घकालीन तक ये क्या रहे, स्वस्थ रहे, यानी लंबे समय तक आप हेल्दी रहे। तो देखो आयुर्वेद के अंदर ना कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो हमें किससे प्राप्त होती है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनके जो दुष्प्रभाव जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके आयुर्वेद के अंदर आपको जो आत्म अनुशासन सिखाया जाता है, आत्म अनुशासन मतलब आपका सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आप किस तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक अनुशासन में रहते हैं, किस तरीके से आप अपने ऊपर संयम रखते हैं, पेशेंस को किस तरीके से रखते हैं, सकारात्मक जीवन जो है आपकी दृष्टि इससे क्या होती है, विकसित होती है। यानी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंक को जो है, थॉट्स को है जो बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो जीवन है ना वो एकदम कैसा रहता है, आपका जो शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, और जीवन में भी आप कैसे रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो देखो आज पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक चिकित्सा है ना, इसके प्रति ना इसके प्रति बढ़ती रुचि के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे आयुर्वेद का जो महत्व है और भी ज्यादा आपका अधिक बढ़ गया है। अनेक देशों में हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा, रोग पंचकर्मा यहाँ पे अपनाया जा रहा है। इस प्रकार जो आयुर्वेद है केवल आपका रोगों को समाप्त नहीं कर रहा, बल्कि आपको स्वस्थ भी रख रहा है और संतुलित जीवन जीने का भी क्या कर रहा है, आधार प्रदान कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करें आधुनिक युग में आयुर्वेद की क्या प्रासंगिकता है, यानी आधुनिक युग में आज के समय में आयुर्वेद का यहाँ पे क्या महत्व है, तो इसको समझते हैं। तो देखो आधुनिक युग में जहाँ एक और आपका चिकित्सा विज्ञान है, इसने अधिक यहाँ पे अत्यधिक गति प्रदान करी है, वहीं आपकी दूसरी ओर जो है जीवन शैली से संबंधित जितने भी आपके रोग है इसमें यहाँ पे वृद्धि हुई है। जैसे आपका मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, मोटापा है, मानसिक तनाव है, हृदय रोग है, जितनी भी समस्याएं है ना वो बहुत ज्यादा आधुनिक समय में बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो आयुर्वेद क्या कर रहा है, इन समस्याओं के समाधान के साथ साथ ना हमें एक होलास्टिक प्रोस्पेक्टिव भी हमें यहाँ पे दे रहा है, यानी समग्र दृष्टिकोण भी हमें दे रहा है कि किस तरीके से हम केवल रोगों के लक्षण को हम समाप्त करने पर ये बल नहीं दे रहा, कि बल्कि हमें ये भी सिखा रहा है किस तरीके से हम रोग की जो मूल जो कारण जो है ना, मूल प्रकृति जो है आपकी बीमारी, आपको डायबिटीज होने का या आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का जो पीछे का जो कारण है ना मेन, ठीक है, उसको समझ के फिर उसका निवारण करने का यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर स्वास्थ्य, आहार, नियमित दिनचर्या, ठीक है, योग, प्राणायाम या जितनी भी आपकी औषधीय वनस्पतियां है ना, इनके माध्यम से आपके जो शरीर है ना उसको क्या मिल रही है, मजबूती मिल रही है। ठीक है, तो यही कारण है कि वर्तमान समय में भी ना जो आपका आयुर्वेद है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए आपके जो जितने भी वैश्विक स्तर पे इसको जो है मान्यता प्राप्त हो रही है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि आयुर्वेद जो है ना वो भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है तथा विश्व की जो प्राचीनतम चिकित्सक शैलियों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है, केवल रोगों का उपचार करना नहीं है, बल्कि आपको स्वस्थ जीवन जीने की भी स्थापना करना ये कहता है। ठीक है, आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो प्राचीन वैदिक परंपरा से हुई है। इसके महान जो आचार्य हैं उनका योगदान रहा है, इसका निरंतर विकास भी हुआ है, जिसमें आपके चरक, श्रुतु और आपके जो वांग भट्ट है, ठीक है, अन्य जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, जितने भी आचार्य हैं, इनके द्वारा क्या हुआ है, आयुर्वेद का यहाँ पे विकास हुआ है। तो आयुर्वेद जो है ना आपका मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का क्या करता है, मार्ग दिखाता है। तो वर्तमान युग में इसकी जो उपयोगिता है और जो इसकी प्रासंगिकता है वो भी बनी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका आयुर्वेद है वो केवल आपकी चिकित्सा पद्धति ही नहीं, बल्कि आपको स्वस्थ और संतुलित और सुखी जीवन जीने में भी क्या कर रहा है, एक दर्शन आपको दिखा रहा है। तो इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि आयुर्वेद की अत्रय परंपरा और धन्वंतरी परंपरा के बारे में बताइए। वही आयुर्वेद की यात्रा जो है आपकी, आयुर्वेद की यात्रा परंपरा अथवा धन्वंतरी परंपरा के बारे में यहाँ पे बताइए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आत्रेय यात्रा के बारे में बताना है और धन्वंतरी परंपरा के बारे में बताना है। तो देखो अगर हम इसे छोटे से एक इंट्रो से समझे ना, सिंपल भाषा में, तो यहाँ पे मैं आपको एक इन शॉर्ट में ना मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो इन शॉर्ट में अगर हम इसकी बात करें ना, तो आयुर्वेद के अंदर ना आपका दो मेन परंपराएं होती है। ठीक है, जो आपसे इस प्रश्न में पूछी है, एक है आपकी धन्वंतरी और एक है आपकी आत्रेय परंपरा। ठीक है, तो ये दोनों परंपरा है ना, ये क्या है आयुर्वेद के अंदर, इसको ना मुख्य रूप से यहाँ पे माना गया है इन दो परंपराओं को। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आयत्रेय परंपरा की, ठीक है, आयत्रेय परंपरा की बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारा जो शरीर है ना, इसका संबंध इस परंपरा का संबंध ना सीधा हमारे शरीर के अंदर से होने वाले जो रोग है ना उसका निवारण करने से होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो
अलग अलग जो आंतरिक जो रोग होते हैं उसका उपचार करने से होता है इसका आयत्रे परंपरा का। ठीक है, जैसा नाम से भी आपको पता चल रहा है, आयत्रे मतलब आंतरिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आयुर्वेद के अंदर ये जो परंपरा है ना, वो आपकी अंदर से जितने भी रोग है उसको खत्म करने की यहाँ पे क्या कर रहा है, चिकित्सा की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो दूसरी परंपरा है वो कौन सी है, धन्वंतरी परंपरा। अब धन्वंतरी परंपरा आपकी क्या होती है, धन्वंतरी परंपरा आपकी शल्य चिकित्सा, यानी बेसिकली इसको अगर हम थोड़ा सिंपल भाषा में करके समझे तो शल्य चिकित्सा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका सर्जरी। ठीक है, सर्जरी को यहाँ पे धन्वंतरी परंपरा के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया, यानी धन्वंतरी शल्य चिकित्सा का जो जनक यहाँ पे माना गया। यहाँ पे अभी हमने ऊपर प्रश्न में पढ़ा कि जो आपके जो यहाँ पे जो एक जो आपके शिष्य जो थे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो आपके आचार्य जो थे ना, श्रुश्रुत, ये जो आचार्य थे इनके एक शिष्य थे। ठीक है, इनके जो शिष्य थे ना उनको यहाँ पे माना जाता है। एक सेकंड, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, एक सेकंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपके धन्वंतरी है ना, ठीक है, धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी के एक शिष्य है। ठीक है, इनके एक शिष्य है जिनका नाम है श्रुश्रुत। धन्वंतरी के जो शिष्य हैं ये श्रुश्रुत, इन्होंने क्या करा है, शल्य चिकित्सा जो इनकी शल्य चिकित्सा से संबंधित जो इनकी रचना है ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, आपका सुश्रुत संहिता। ठीक है, जो आपकी ये वाली जो संहिता थी, ये जो रचना थी, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था कि जो भी आपकी जो सर्जरी से संबंधित जितनी भी आपकी विशेष जो जानकारी है उसको हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्रो से आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं देखो इसके महत्व की। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें ना, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है उसमें हम किसका महत्व जानेंगे, आत्रेय परंपरा का स्वरूप और महत्व। यानी जो आपका आत्रेय परंपरा जो है ना, इसके प्रवर्तक किसको माना गया, महर्षि पुनर्वासु को यहाँ पे माना गया। ठीक है, और इन्होंने अपने जो शिष्य जो है ना, अपने शिष्यों को क्या करा, यहाँ पे आयुर्वेद का इन्होंने ज्ञान दिया, चिकित्सा विज्ञान को यहाँ पे इन्होंने व्यवस्थित रूप भी दिया। इस परंपरा का मुख्य विषय क्या था कि काया चिकित्सा। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो शरीर के आंतरिक रोग है, उनके पीछे के जो कारण है, उनका जो निदान हम कर सकते हैं, जो उपचार कर सकते हैं, इस सब के बारे में इन्होंने आंतरिय परंपरा के अंदर पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आंतरे के जो प्रमुख शिष्य जो थे ना, वो कौन से थे, एक तो थे अग्निवेश, एक थे भेल, जातुकर्ण, पराशर, हरित, हरारित, ठीक है, और आपके शरणपाणी। ये सारे क्या है, आपके प्रमुख शिष्य यहाँ पे रहे हैं आंतरे के, यानी आपके महर्षि पुनर्वास आंतरे जो थे आपके ये वाले महर्षि, इन्होंने इनके ये सारे क्या रहे हैं, शिष्य रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अग्निवेश जो था ना, अग्निवेश जो ग्रंथ जो था, यहाँ पे बाद में जो चरक थे ना, चरक ने क्या करा, इसके अंदर एक संशोधित किया, मतलब संशोधन मीन्स इसके अंदर कुछ करेक्शन करी, अगर आपकी भाषा में समझे तो। ये जो अग्निवेश जो ग्रंथ इन्होंने बनाया था ना महर्षि पुनर्वास ने, इसके अंदर बाद में जो हमारे चरक जी जो थे ना, आचार्य चरक जी, इन्होंने क्या करा, उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन करी, कुछ ना कुछ संशोधित किया, जो आगे चलकर फिर ये क्या बन गया, चरक संहिता बन गया। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। अब हम आगे बात करते हैं, जो आंतरिक जो परंपरा थी ना, ये आयुर्वेद की एक सैद्धांतिक और चिकित्सा की नींव को क्या करती है, मजबूत बनाती है। तो ये इसका महत्व था। वहीं अगर हम बात करें धन्वंतरी परंपरा का स्वरूप क्या था, इसका क्या महत्व था, तो देखो धन्वंतरी को ना आयुर्वेद का यहाँ पे क्या माना जाता है, देवता और शल्य चिकित्सक का जनक माना जाता है। ठीक है, तो धन्वंतरी जो थे ना, धन्वंतरी परंपरा का जो मुख्य संबंध जो था वो किससे था, शल्य तंत्र से था, यानी आपका सर्जरी से था बेसिकली। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की जितनी भी आपकी क्षत्रिय क्रियाएं जो है, ठीक है, जो घाव है, ठीक है, जो आपके जख्म है, अस्थि भंग मीन्स आपका जो बोन फ्रैक्चर जो होता है ना, उसको हम अस्थि भंग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अस्थि भंग है, नेत्र यानी आपकी जो आईज है, ठीक है, और जो आपके कर्ण रोग है। ठीक है, कर्ण मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, कर्ण का मीनिंग यहाँ पे कान से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके कान से रिलेटेड जितने भी आपकी बीमारियां हैं, जितनी भी आपके जो बोन फ्रैक्चर है, जितनी भी आपकी आइज से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो भी आपके जितने भी मतलब भारी जो शरीर के विकार है ना, उसका सबका उपचार हमें किसमें देखने को मिलता है, आपका शल्य चिकित्सा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस परंपरा के जो शिष्य रहे हैं वो कौन रहे, श्रुश्रुत। ठीक है, श्रुश्रुत जो थे ना आपके, वो धन्वंतरी के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, जिन्होंने आगे चल के क्या करा, यहाँ पे धन्वंतरी से ज्ञान प्राप्त करा। ठीक है, और उनके द्वारा फिर क्या की गई, एक संहिता एक रचना की गई जिसका नाम था आपका श्रुश्रुत संहिता। ठीक है, ये भी आपका क्या है, आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से आपके जितने भी शल्य उपकरण होते हैं, जितने भी सर्जरी के टूल्स होते हैं, जितनी भी आपकी क्षत्रिय क्रियाएं होती है, जितनी भी विधियां होती है, उनका किस तरीके से जो उपयोग है वो किया जाता है। तो इसका हमें ना इन सारी चिकित्सक पद्धतियों का इसमें विस्तृत
अध्ययन हमें देखने को मिलता है। तो धन्वंतरी परंपरा ने ना आयुर्वेद को यहाँ पे व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों ही दिशा यहाँ पे प्रदान करी है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो यहाँ पे आत्रेय एवं धन्वंतरी परंपराओं का योगदान, यानी दोनों परंपराओं ने आयुर्वेद के समग्र विकास में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंतरिक परंपरा ने यहाँ पे क्या करा, रोगों के कारण, लक्षण, निदान और औषधीय उपचार जो थी इस पे क्या करा, बल दिया। यानी अब हम समझेंगे आंतरिक और धन्वंतरी परंपरा, इन दोनों का क्या योगदान रहा। तो देखो दोनों परंपराओं ने क्या करा, आयुर्वेद को संपन्न बनाने के लिए और भी ज्यादा उसका विकास करने के लिए यहाँ पे अपना योगदान दिया। आंतरिक ने यहाँ पे क्या बताया कि आपके रोगों के पीछे के क्या कारण है, किस वजह से आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है, या उसके सिम्टम्स क्या है, यानी आपके लक्षण क्या है और किस तरीके से आप उसको उपचार उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो वही अगर हम बात करें धन्वंतरी परंपरा की, तो इसने क्या बताया कि आपका जितनी भी शल्य चिकित्सा है, जितना भी आपका व्यवहारिक उपचार है, उसको इसने समय समय पे अलग अलग विधियों के द्वारा विकसित करा। तो यहाँ पे आपकी जो दो मेन महान ग्रंथ है ना, एक तो है आपका चरक संहिता जो चरक जी के द्वारा लिखी गई, एक है आपका श्रुश्रुत संहिता जो आपके धन्वंतरी के जो शिष्य थे श्रुश्रुत, इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो इन परंपराओं के कारण ना आयुर्वेद केवल आपका सिर्फ अनुभव आधारित चिकित्सा ना रहकर ना एक व्यवस्थित और एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में समय समय पर क्या हुआ, विकसित हुआ। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो चरक संहिता है और जो आपकी श्रुश्रुत चरिता जो है संहिता जो है, इसका यहाँ पे क्या भूमिका रही है आयुर्वेद के अंदर। तो देखो आंतरिक परंपरा से संबंधित कौन थी, यहाँ पे चरक संहिता, जिसने आपके शरीर के बारे में, मन के बारे में, रोग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में एक औषधियों का यहाँ पे वर्णन करा कि किस तरीके से आप अलग अलग औषधियों का, प्राकृति की जितनी भी वनस्पतियां हैं, ठीक है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, उनका उपयोग करके किस तरीके से आप अपने शरीर को, मन को और रोग का निवारण यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथ जो है ना वो आयुर्वेद के सिद्धांत के पक्ष को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो धन्वंतरी परंपरा से संबंधित क्या था आपका, यहाँ पे श्रुश्रुत संहिता थी, जिसने बताया कि आपकी जो सर्जरी है ना, ठीक है, यानी ये जो श्रुश्रुत संहिता जो थी आपकी वो सर्जरी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, यानी आपकी शल्य चिकित्सा का एक आधारभूत ग्रंथ था, जिसमें अनेक प्रकार की आपकी क्षत्रिय क्रिया यहाँ पे बताई गई, चिकित्सक उपकरणों का उल्लेख किया गया, और इन दोनों ही ग्रंथों ने क्या करा, आयुर्वेद को यहाँ पे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि वर्तमान समय में इन परंपराओं की क्या प्रासंगिकता है। तो देखो आज भी आयुर्वेद की जो शिक्षा है ना, और आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा में आपका जो आंतरिक और जो आपका धन्वंतरी जो परंपराएं है, इनका जो भाव है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। आधुनिक आयुर्वेदिक जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज है, जितने भी महाविद्यालय हैं, उसमें आपकी जो चरक संहिता है और जो श्रुश्रुत संहिता जो है, इसका अध्ययन अब क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप आयुर्वेद में अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें इन दोनों ग्रंथों को क्या करा गया है, अनिवार्य करा गया है। जैसे आपका एसओल में जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं ना आपको पढ़ने के लिए, वैसे ही इन दोनों को भी यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप आयुर्वेद से संबंधित कोई भी विषय के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो इन दोनों ग्रंथों को आपको यहाँ पे क्या होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। तो आंतरिक चिकित्सा और औषधीय विज्ञान, शल्य चिकित्सा तथा रोग निवारण के जितने भी अनेक सिद्धांत है ना, हमें इन परंपराओं से हमें क्या देते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी परंपराएं हैं वो आज के समय में ना आयुर्वेद की क्या बन गई है, एक बेस बन गई है, एक आधारशिला बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं जो आपकी आंतरिक परंपरा है और जो धन्वंतरी परंपरा है, ये दोनों ही क्या है, आयुर्वेद की महत्वपूर्ण धारणा है। इससे आपका जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, आपके यहाँ पे विकसित होते हैं। आंतरिक परंपरा ने आपकी जो काया चिकित्सा है और जो आपके रोग है, रोगों के जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसको प्रोत्साहित करा, जबकि जो आपकी धन्वंतरी परंपरा है, इसने शल्य चिकित्सा को उच्च स्तर पर पहुंचाया। चरक संहिता और श्रुश्रुत संहिता जैसे जितने भी आपके अमूल्य जो ग्रंथ है, इन्हीं परंपराओं की हमें उसमें देन देखने को मिलती है। तो दोनों ही परंपराओं का जो योगदान है ना, इनके कारण जो आयुर्वेद है ना, वो पूरे विश्व में आज सबसे प्राचीनतम और सबसे सर्वाधिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो आज भी मानव स्वास्थ्य संरक्षण और आपके जितने भी रोगों से बचने की जो उपचार जो है, रोगों का उपचार जो है, वो सब कौन बता रहा है यहाँ पे, आपका आयुर्वेद बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो देखो आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यों का उल्लेख करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। वहीं ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आपके चरक थे, जो श्रुश्रुत थे, जो वांग भट्ट थे, इनके वांग भट्ट के आयुर्वेद में जो आपका योगदान रहा है, इन सबका जितने भी आचार्य हमारे रहे हैं, इन सबका क्या योगदान रहा है आयुर्वेद के अंदर, ठीक है। अलग अलग आचार्यों का हमने यहाँ पे क्या बताना है, योगदान बताना है उनके सॉरी हमें जितने भी अलग अलग जो आपके आचार्य हैं ना, उनका योगदान बताना है कि उनका योगदान क्या है। तो देखो आयुर्वेद जो है ना, वो भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है,
यानी आपका सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति यहाँ पे आयुर्वेद को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर आपका ज्यादातर वनस्पति है और जो आपका हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ना यहाँ पे वो आपके उपचार यहाँ पे किया जाता है रोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटे से इंट्रो से समझे तो इसका उद्देश्य केवल आपके रोगों को खत्म करना नहीं है, उनका उपचार करना नहीं है, बल्कि आपको स्वस्थ बनाना भी है और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। तो देखो आयुर्वेद जो है ना, इति आयुर्वेद अर्थात जो जीवन का ज्ञान है वो क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो विकास है वो अनेक ऋषि मुनियों और जितने भी आपके आचार्य हैं इनके अथक प्रयास से हुआ है, यानी इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही क्या हुआ है, आज आयुर्वेद का जो विकास है वो संभव हो पाया है। ठीक है, आचार्यों ने अपने ज्ञान अनुसंधान अनुभवों के आधार पर आयुर्वेद को एक व्यवस्थित रूप दिया, यानी जितने भी आपके आचार्य यहाँ पे रहे हैं इनके जो ज्ञान है, जितनी भी इन्होंने रिसर्च करी है, जितनी भी नॉलेज ली है, जितने भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनके अनुसार ही जो आपका आयुर्वेद है ना वो एक सिस्टमेटिक वे में आज हमारे सामने क्या है, प्रस्तुत है। तो इसके अंदर आपके जो आचार्य चरक है, आचार्य श्रुश्रुत है, धन्वंतरी है, कश्यप है, ये सारे जितने भी है ना आपके इनके ये जितने भी आचार्य जो है, ठीक है, आपके आचार्य वांग भट्ट भी जो है इनका भी अत्यंत हमें महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त जितने भी आपके धन्वंतरी जो है आचार्य, ठीक है, कश्यप जो है, इन्होंने भी आयुर्वेद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन महान आचार्यों के कारण ही जो आपका आयुर्वेद है ना वो समृद्ध और आपका वैज्ञानिक चिकित्सा बन पाया है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आचार्य चरक और उनके योगदान की, तो देखो यहाँ पे आचार्य चरक और उनके योगदान की बात करें तो आचार्य चरक जो है ना, आचार्य चरक को यहाँ पे महान चिकित्सक और काया चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या बताई, आपकी चरक संहिता जो थी इन्होंने रचना करी उसकी। आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता को यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में ना जो शरीर की जो रचना है, जो रोगों के कारण है, निदान है, उपचार है, औषधियां है, इन सब का क्या मिलता है, हमें एक विस्तृत वर्णन मिलता है। चरक ने यहाँ पे क्या करा है कि आपके स्वास्थ्य का संरक्षण, ठीक है, आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से आप रोगों से बचा सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे स्वास्थ्य संरक्षण भी बताया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, उन्होंने आपका ना त्रिदोष सिद्धांत, ठीक है, त्रिदोष सिद्धांत हो गया, आपका आहार विहार हो गया, नैतिक जीवन के महत्व को भी इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट करा है। तो चिकित्सा जो है ना आपकी विज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। वहीं अगर स्टूडेंट्स हम बात करें अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट में हमें ये बताना है कि जो आपके आचार्य सुश्रुत जो है इनका जो योगदान है वो क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें श्रुत की यहाँ पे, तो आचार्य श्रुत जो है ना वो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, यानी इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आपकी सर्जरी की जो अलग अलग जो तकनीकें हैं इन्होंने उसका यहाँ पे वर्णन करा। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग यहाँ पे शल्य चिकित्सक के सिद्धांत भी बताए, प्रक्रिया भी बताई, पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, जिसके अलग अलग जो विभिन्न प्रकार जो है आपके शल्य उपकरण जो है, यानी आपके जितने भी टूल्स जो है सर्जरी के, वो भी इन्होंने बताए। ठीक है, इन्होंने आपके नाक कान होठ की जो पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा जो है, ठीक है, यानी आपका जो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी जो है आपके कान की, होठ की, नाक की, ठीक है, इन सब के बारे में भी इन्होंने बताया अपने इस ग्रंथ में। और उन्होंने ना ज्यादातर आपके शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन पर आपका क्या बताया, शव विच्छेदन, ठीक है, शव विच्छेदन भी इन्होंने बताया। और आधुनिक शल्य चिकित्सा में इनके जितने भी सिद्धांत है ना वो क्या है, एक आधारशिला हमें यहाँ पे देखने को मिलती है उनकी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अगले आचार्य कौन से हैं आपके, आचार्य वांग भट्ट तथा उनका योगदान, यानी आचार्य वांग भट्ट जो है ना वो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। उन्होंने पूर्ववर्ती और आयुर्वेदिक ज्ञान को यहाँ पे सरल और व्यवस्थित रूप यहाँ पे प्रस्तुत करा। उनकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं थी, जैसे आपका अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ठीक है, तो इन ग्रंथों में उन्होंने क्या करा, आयुर्वेद के ऐसे 8 अंगों का विस्तृत वर्णन करा, यानी आयुर्वेद के अंदर आपके जो मेन ऐसे 8 जो अंग है उनको बताया। ठीक है, तो वांग भट्ट ने ना जितने भी आपकी रोग की चिकित्सा है उसके साथ साथ आपका स्वस्थ जीवन शैली, ठीक है, दिनचर्या, ऋतुचर्या और सदाचार पर भी इन्होंने क्या करा, विशेष बल दिया। तो उनकी भाषा इतनी सरल थी, इतनी व्यवहारिक थी, इसके कारण जो इनका जो ग्रंथ था ना वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार में भी इनका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। अगले आचार्य हैं आपके अन्य जितने भी आपके प्रमुख आचार्य जो हैं उनका क्या योगदान रहा, तो देखो आयुर्वेद में आपके जो आचार्य धन्वंतरी है, आचार्य कश्यप है, आचार्य आंत्रेय है, इन सब का क्या रहा है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो धन्वंतरी जो है आपके, धन्वंतरी को यहाँ पे आयुर्वेद का देवता माना जाता है तथा शल्य चिकित्सा परंपरा के जो ये प्रवर्तक है इनको भी यहाँ पे विशेष स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो आचार्य कश्यप ने
बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान जो है इसके क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादातर कार्य करा। यानी कश्यप जी जो है, आचार्य जी, इन्होंने क्या करा, ज्यादातर आपके जितनी भी बच्चों से रिलेटेड बीमारियां हैं, महिलाओं से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया, उसके ऊपर कार्य करा, जिसको इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही अपनी रचना करी, यानी कश्यप संहिता। ठीक है, तो इसकी इन्होंने रचना करी। आचार्य आत्रेय ने चिकित्सा विज्ञान के जितने भी आपके सिद्धांत थे उनको व्यवस्थित रूप यहाँ पे प्रदान करा, तथा अनेक शिष्यों को यहाँ पे उन्होंने क्या करा, आयुर्वेद का इन्होंने ज्ञान दिया। तो इनके योगदान ने ना आयुर्वेद को यहाँ पे क्या करा, व्यापक और समृद्ध बनाया। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि आयुर्वेद के विकास में आचार्य का समग्र महत्व। ठीक है, जितने भी आपके अभी तक हमने आचार्य पढ़े, इनका क्या महत्व रहा है आयुर्वेद के अंदर। तो देखो, आयुर्वेद के प्रमुख जितने भी अभी तक हमने आचार्य पढ़े ना, इन्होंने सिर्फ आपके ग्रंथ नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने चिकित्सा को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करा, एक आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करा। ठीक है, यानी साइंटिफिकली भी इन्होंने क्या करा, सिद्ध करा। जितने भी इन्होंने ग्रंथ बनाए, चरक ने क्या करा, चरक ने जितने भी आपकी आंतरिक चिकित्सा है उसको विकसित करा, यानी आंतरिक रोग जो है आपके, उनको इन्होंने यहाँ पे बताया। वहीं श्रुश्रुत ने क्या करा, आपकी सर्जरी को एक नई दिशा दी, सर्जरी के अंदर जितनी भी आपकी तकनीकें हैं वो बताई। वही जो आपके अगले आचार्य हैं वांग भट्ट, इन्होंने क्या करा, आयुर्वेद के समस्त ज्ञान को सरल और व्यवस्थित रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करा। तो इन आचार्यों के कार्यों ने क्या करा, आयुर्वेद को एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली के रूप में यहाँ पे स्थापित करा। और आज भी इनके जितने भी सिद्धांत जो है ना, वो चिकित्सा, स्वास्थ्य संरक्षण तथा जीवन प्रबंधन के रूप में क्या है, प्रासंगिक है। वही अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में हम अंततः कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद का जो विकास है और जो उसका संरक्षण है, इसमें जितने भी आपके अलग अलग आचार्य हैं, इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। आचार्य चरक ने काया चिकित्सा को यहाँ पे दिखाया। वहीं आपके जो अगले आचार्य जो थे श्रुश्रुत, इन्होंने शल्य चिकित्सा को बताया। वहीं वांग भट्ट ने आयुर्वेद के समग्र ज्ञान को यहाँ पे व्यवस्थित रूप दिया। तो इनके अतिरिक्त जो आपके धन्वंतरी है, कश्यप है, आंत्रे है, इन सारे आचार्यों ने क्या करा, आयुर्वेद को समृद्ध बनाने में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन महान विद्वानों की जो देन है, इनके कारण ही जो आयुर्वेद है वो आपका पूरे विश्व में प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने में यहाँ पे महत्वपूर्ण उसका स्थान बनाए हुए हैं। तो मानव स्वास्थ्य और कल्याण के निरंतर प्रयोग जो है यहाँ पे आपके उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके आयुर्वेद के जो शाल्यकाय और आपके जो कोमार भृंत तंत्र जो है, इसके बारे में बताया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद के जो शल्यकाय है, ठीक है, शालाकाय जो है, और जो आपका कोमार भृंत तंत्र जो है, इनके सिद्धांत और इसके जो महत्व है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, महत्व को बताइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके आयुर्वेद के अंदर जो आपके जो यहाँ पे कोमार भंध जो तंत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना क्या बताया गया है इंट्रो के अंदर, अगर हम इंट्रो की बात करें तो इसके अंदर ना आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि जो आपका जो शल्यकाय जो तंत्र है, ठीक है, शल्यकाय जो तंत्र जो है ना, इसके अंदर आपको ये आयुर्वेद का वो शाखा है, वो ब्रांच है, जिसके अंदर ना हम अपनी आंख से संबंधित, ठीक है, आंख से संबंधित, कान से संबंधित, ठीक है, मुंह से गले से संबंधित, ठीक है, गले से संबंधित और आपका मुंह से संबंधित जितने भी आपके रोग जो है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को हम बहुत ध्यान से इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनके उपचार को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका शल्यकाय जो तंत्र जो है, ये आपका बेसिकली आंख, कान, नाक, गला और मुंह से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनको बताता है। ठीक है, उनका अध्ययन करता है और उसका उपचार भी करता है। वही अगर हम बात करें कुमार भृत्य तंत्र की, तो ये इसके अंदर ज्यादातर आपकी जितनी भी प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, आपका जो गर्भावस्था जो है, जो आपका नवजात शिशु जो है, यानी आपका न्यू बॉर्न बेबी जो है, इनकी देखभाल किस तरीके से करनी है। ठीक है, और जो आपके जो बालक जो है, जितने भी बच्चे जो है, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनकी देखभाल के बारे में ये जो आपकी जो शाखा जो है, ये हमें बताती है। ठीक है, और बच्चों में हम किस तरीके से पोषण और विकास और जो रोग है उनको हम उनका उपचार कर सकते हैं, ये सारी चीजों की भी ये जानकारी देते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो आपका शल्य तंत्र जो है, ये आपका आंख, कान, नाक, मुंह से और गले से जुड़े जितने भी आपके रोग है उसको क्या करता है, उसको बताता है, उसके लक्षण बताता है, उसका उपचार बताता है। और वहीं आपका ये जो दूसरी जो शाखा है, ये क्या बताती है, जितने भी आपके बच्चे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी देखभाल से संबंधित, आपके जितने भी नवजात शिशु हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं जो है, इन सबके बारे में क्या बताता है, इनके पोषण से संबंधित, इनके डेवलपमेंट से संबंधित, यानी विकास से संबंधित जितने भी रोग हैं उसकी उपचार की जानकारी ये हमें देता है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, मानव जीवन के अंदर अपनी क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, मानव जीवन को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, रोगों से मुक्त कराने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा अगर हम इसे डिटेल में समझे
तो यहाँ पे जो आपका शल्यकाय जो तंत्र जो है, इसका स्वरूप और सिद्धांत क्या है, देखो इसके अंदर क्या बताया गया है आपका शल्यकाय तंत्र में, ठीक है। इसके अंदर ना जो आपका जो शरीर जो है ना वो ऊर्ध्व जेत्रु यानी आपका जो गर्दन के ऊपर के जो स्थित अंग जो है, यानी आपका नाक, आंख, कान, मुंह, दांत, ठीक है, और जो आपका कंठ जो है, ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी आपकी बीमारियां जो है ना, जो रोग है, उनका जो निदान है, उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उनका उपचार जो है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें शल्य तंत्र का, ठीक है, शल्यकाय तंत्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि रोगों के कारणों का पता लगाना, ठीक है, दोषों के संतुलन द्वारा स्वास्थ्य की जो है पुनर्स्थापना करना, यानी आपके कारण बताना बीमारियों के पीछे के, और उनके जितने भी दोष हैं उन दोनों के बीच में क्या करना, एक बैलेंस मेंटेन करना, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो वापस से कैसा हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस शाखा के अंदर ना जितने भी आपकी औषधियां जो है उनको शामिल करा गया अलग अलग, इसके अंदर ना अलग अलग कर्मों को, अंजन को, नास्य को, ये सारी जितनी भी आपकी विधियां हैं इनको इसके अंदर शामिल किया गया। तो नेत्र रोगों के उपचार में ज्यादातर जो विशेष रूप से जो आपके श्रुश्रुत जो है ना, इनका योगदान हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका शल्यकाय तंत्र। अब इसके महत्व की बात करें तो शल्यकाय तंत्र का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये नेत्र, कान, नाक और गला मानव जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसको स्वस्थ रहने में व्यक्ति की जो दैनिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। अगर ये आंख, नाक, कान, गला अगर हमारा ठीक है सुचारू, तो हम क्या कर सकते हैं, सुचारू रूप से अपना जो काम है डेली आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो आप आराम से कर सकते हैं, दैनिक गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तंत्र में ना अनेक आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, रोग है, रोकथाम है, निदान है, उपचार है, इन सबको बिल्कुल एक डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो वर्तमान समय में आपका जो बढ़ता प्रदूषण है, असंतुलित जीवन शैली है, तकनीकी उपकरणों का अत्यधिक उपयोग है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपकी नेत्र जो है और आपके जो कर्ण जो है, यानी आपकी जो आंख है और जो आपके कान है, इनके रोगों में ना ज्यादातर इन सारी डिजीज में, यानी आपकी आई से रिलेटेड और ईयर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज जो है, जितनी भी बीमारियां जो है, रोग जो है, वो हमें देखने को ज्यादातर मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आज के समय में आपका प्रदूषण बढ़ रहा है, असंतुलित जीवन शैली भी बढ़ रही है, और तकनीकी उपकरण की वजह से भी ये सारी चीजें हो रही है। तो ऐसे में आपका जो शल्यकाय तंत्र जो है ना, इसके सिद्धांत और इसके जो उपचार पद्धतियां हैं वो आज भी आपकी उपयोगी सिद्ध होती है और प्रासंगिक होती है। ये जो है वो केवल आपके रोग जो है ना, रोग को निवारण यहाँ पे नहीं करता, बल्कि आपकी जो इंद्रियां हैं उसको स्वस्थ रखने में भी आपकी मदद करता है। वहीं अगर हम बात करें कुमार भ्रंत तंत्र की, तो इसका जो स्वरूप है, जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो देखो कुमार भ्रत आयुर्वेद की भी एक शाखा है, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि ये ज्यादातर बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनसे संबंधित जितने भी रोग है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे कुमार का अर्थ क्या है कि बच्चा, यानी आपका बालक, ठीक है, और भृत का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपका पालन पोषण यानी उसकी देखभाल, ठीक है। तो ये तंत्र क्या कर रहा है, बालकों को एक समुचित पालन पोषण और विकास और चिकित्सा का क्या कर रहा है, ये विज्ञान है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जितने भी सिद्धांत जो है ना वो शामिल है, ठीक है। बच्चों का हम पोषण किस तरीके से कर सकते हैं, उनको किस तरीके से जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जितने भी आपके बाल रोग है वो इस चिकित्सा में आपके शामिल होते हैं, ठीक है। बालक के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का जो ध्यान है इसमें विशेषकर रूप से दिया गया है, शारीरिक विकास के ऊपर, ठीक है, मानसिक विकास पे और आपका बौद्धिक विकास पे। तो आयुर्वेदाचार्य जो आपके कश्यप है, इन्होंने भी इस शाखा का इनको भी इस शाखा के ना प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ज्यादातर अपना बाल चिकित्सक के रूप में ही अपने ज्यादातर सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत करे हैं। वहीं अगर हम बात करें इस तंत्र के महत्व की, तो देखो इस तंत्र के महत्व की अगर हम बात करें ना, तो इसने क्या करा है, मानव जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसकी सुरक्षा, विकास, इन सब से क्या करा है, संबंधित है, ठीक है, विकास से संबंधित है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो चाइल्डहुड जो है, यानी आपका जो बाल्यावस्था जो है, इसके जीवन की यहाँ पे आधारशिला ये होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर कुमार भ्रंत में हमने क्या पढ़ा है कि ये ज्यादातर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित हमें जानकारी देता है। तो इसलिए इस अवस्था में ना आपका उचित पोषण और चिकित्सा जरूरी होती है, ठीक है। तो ये जो तंत्र है वो आपका गर्भकाल से लेकर आपका किशोर अवस्था तक बालक के समग्र विकास में क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो इस शाखा के अंदर जितने भी आपके रोग हैं, रोगों की चिकित्सा के साथ साथ यहाँ पे रोगों की रोकथाम पे भी ज्यादा जोर देता है ये, और जितने भी आपके बच्चों से संबंधित रोग है, ठीक है, बच्चों से संबंधित रोगों के बारे में बताता है। रोगों की जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम भी बोलते हैं, उसके बारे में भी ये बताता है। यानी हम किस तरीके से बच्चों का जो आहार विहार है उसको अपनाकर बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसको हम ठीक ढंग से रख सकते हैं। तो वर्तमान समय में भी ना बाल स्वास्थ्य की जो दृष्टि है वो इस सिद्धांत से बहुत ज्यादा आपकी उपयोगी सिद्ध होती है। वहीं अगर हम बात करें शल्यकाय और जो आपका कुमार भ्रंत जो तंत्र है, इन दोनों का एक
समन्वित महत्व, यानी इन दोनों के कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो देखो दोनों ही क्या है आपके आयुर्वेद के अंदर महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिन्होंने क्या करा है, शल्यकाय तंत्र ने क्या करा है, हमारे सेंसेस यानी आपकी इंद्रिया के बारे में बात की बात करी है, ठीक है। जितने भी आपके जो अंग है, उनको इंद्रियों से संबंधित जितने भी आपके अंग है, इनकी सुरक्षा और उसकी चिकित्सा के लिए यहाँ पे ये कार्य करता है। वहीं आपका जो कुमार भ्रंत तंत्र जो है, ये आने वाली आपकी जो जितनी भी पीढ़ियां हैं, उनके संरक्षण और विकास की बात करता है। वहीं अगर हम दोनों तंत्र की बात करें ना, तो स्वास्थ्य संरक्षण, रोग निवारण तथा जीवन की जो गुणवत्ता है, इसको बेहतर बनाने में ये महत्वपूर्ण दोनों ही भूमिका निभाते हैं। तो इस सिद्धांत में केवल आपका उपचार तक ये सीमित नहीं है, बल्कि आपका स्वस्थ जीवन शैली, उचित आहार और निवारक चिकित्सा पे भी ये क्या करता है, बल देता है। वहीं अगर हम इसके प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि शल्य तंत्र, ठीक है, शाल्यकाय तंत्र और आपका कुमार भंत जो तंत्र है, ये दोनों ही क्या है, आयुर्वेद की महत्वपूर्ण शाखा है। शल्यकाय तंत्र में आपका नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख यानी आपके जितने भी इंद्रियों से संबंधित जो रोग है, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है, उनको समझा जाता है, उनका उपचार किया जाता है, ठीक है। और जबकि आपका ये जो दूसरा जो तंत्र है, ये क्या करता है, जितने भी आपके गर्भ अवस्था से लेकर जो शिशु का जो जन्म है तब तक की भी उसके पोषण की भी बात करता है, और उसके बाद में भी जो आपकी बाल्यावस्था है उसके बारे में भी ये बताता है, जिसमें आपका संपूर्ण ये विशेष रूप से किस पे ध्यान देता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और बौद्धिक विकास, इन तीनों पे ही ज्यादातर मार्गदर्शन अपना करता है। तो दोनों ही तंत्र क्या है आपके, दोनों ही सिद्धांत क्या है, दोनों ही आपके स्वास्थ्य का संरक्षण कर रहे हैं, रोगों का निवारण कर रहे हैं, और मानव कल्याण की दृष्टि से आज भी ये दोनों क्या है, अत्यंत उपयोगी है, प्रासंगिक है। तो इसलिए आपका जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद के जो समग्र स्वरूप जो है, इसको समझने में ये दोनों ही शाखा क्या है, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि त्रिदोष सिद्धांत पर विस्तृत आपकी विवेचना कीजिए, ठीक है। और जो आपका आयुर्वेद में जो वात, पित्त और जो कफ है, इसके स्वरूप तथा इसके कार्यों की भी चर्चा कीजिए। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिदोष सिद्धांत की, तो आयुर्वेद में अब ये क्या था, तो देखो आयुर्वेद के अनुसार ना हमारा जो शरीर है ना, वो मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। पहला आपका आता है वात, ठीक है, दूसरा है आपका पित्त, और तीसरा जो है आपका कफ, ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा जो शरीर जो है, मुख्य इन 3 दोषों पे क्या है, आपका बेस्ड होता है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम इसको परिचय से समझे, तो देखो आयुर्वेद जो है वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक पद्धति है, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे रोगों से क्या करना, रोगों का निवारण करना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें त्रिदोष सिद्धांत की, तो यहाँ पे त्रिदोष सिद्धांत का मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया, यानी आपका वात, पित्त, कफ, ये 3 इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। तो आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है ना, उनमें से आपका क्या है, एक त्रिदोष सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो आपका मानव शरीर जो है ना, वो समस्त दृष्टि में आपका 5 महाभूतियों से बना है, ठीक है। जैसे आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 चीज से बनके आपका जो शरीर है वो बना है, ठीक है। इन 5 चीजों को मिला के ही आपका जो शरीर है वो बना है आयुर्वेद के अनुसार। तो यहाँ पे आपका जो मानव शरीर में जो 3 प्रमुख जैविक तत्व होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। इन जैविक तत्वों को हम ये कहते हैं, ठीक है, वात, पित्त और कफ इनको कहा जाता है। और आयुर्वेद में ना इन तीनों दोषों को, यहाँ पे आपका जो शरीर है ना, शरीर में जितने भी आपके समस्त शारीरिक, मानसिक और जैविक जो क्रिया है, इसका यहाँ पे नियमक इनको माना जाता है। तो जब ये दोष आपके संतुलित रहते हैं, संतुलित अवस्था में रहते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन वहीं अगर ये इनबैलेंस होते हैं, यानी आपके असंतुलित होते हैं, तो वहीं आपकी जो रोग जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसलिए आपका जो त्रिदोष सिद्धांत जो है ना, वो आयुर्वेद का एक आधार माना जाता है, क्योंकि ये बताता है हमें कि ये जो हमारे 3 जो जैविक तत्व है, अगर हमने इसको कंट्रोल में कर लिया, इसमें बैलेंस करना अगर हम सीख गए, जैविक तत्वों में और आपकी जो मानसिक और जो आपके शारीरिक क्रियाएं, इन सब में अगर हम बैलेंस करना सीख गए, तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं। अगर नहीं बैलेंस कर पाए, तो आपके जितने भी रोग हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे, त्रिदोष सिद्धांत का स्वरूप और महत्व को अगर हम समझे, तो यहाँ पे देखो दोष शब्द का अर्थ क्या है कि वह तत्व जो विकृत होकर शरीर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रदूषित कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में ये जो दोष है वो शरीर को यहाँ पे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि जो असंतुलित होने पर जब ये रोग का कारण भी बनते हैं। तो देखो आयुर्वेद के अंदर अभी मैंने बताया त्रिदोष का सिद्धांत आपका क्या है कि जिसके अंदर हमें जैविक तत्व देखने को मिलते हैं। अगर इस तत्व के अंदर अगर हमने बैलेंस बना लिया, तो हम रोगों से लड़ सकते हैं, रोगों को समाप्त कर सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं, ठीक है, बिना बीमारी के हम रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये असंतुलित होते हैं, तो वहीं आपका जितनी भी बीमारियां है ना, उसका खतरा बढ़ जाता है। तो वहीं आपका वात, पित्त, कफ, ये सब क्या कर रहे हैं, शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, पाचन, संचालन, उत्सर्जन
ऊर्जा उत्पादन तथा आपकी जितनी भी प्रतिरक्षा शक्ति है, यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर जो है आपका, इन्हीं के ऊपर क्या है, बेस्ड है, इन 3 दोषों पे। तो हर व्यक्ति की जो जो नेचर जो है, जो प्रकृति जो है, वो इन दोषों का ही अनुपात से अलग अलग होती है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक और जितनी भी आपकी विशेषताएं हैं वो इसी के बेस्ड पे ही अलग अलग होती हैं सभी के अंदर। तो आयुर्वेद में जितने भी आपके रोगों के जो निदान है, उपचार है, स्वास्थ्य संरक्षण जो है, इसके ऊपर ये जो सिद्धांत था वो बेसिकली यहाँ पे दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे वात दोष का स्वरूप और उसका कार्य, तो देखो वात दोष का जो निर्माण है ना, वो मुख्यतः आपका वायु और आकाश इन दोनों से हुआ है, और ये जो है आपका शरीर की समस्त जो आपकी गतिशील गतिशील जो क्रिया है उसका ये नियंत्रण भी है, ठीक है। तो वात को यहाँ पे आपका त्रिदोषों में सर्वाधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि ये जो है ना, ये अन्य दोषों को भी क्या करता है, संचालित करता है, यानी चलाता है। तो वात को यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे गुण रूक्षद, ठीक है, शीत, लघु, सूक्ष्म, ये जितने भी आपके चल है, खरक है, इन सबको यहाँ पे इसके अंदर ये होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या है, जो आपकी बड़ी आंत जो है ठीक है, जो आपका इंस्टेंटाइन जो है, लार्ज इंस्टेंटाइन जो है, आपका जो मूत्राशय जो है, जितनी भी आपकी अस्थियां जो है तथा जो कान है, इन सब के माध्यम से ये माने गए हैं। तो अगर हम बात करें हमारे शरीर में जो वात जो है, वात के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वात का प्रमुख कार्य क्या है कि शरीर में जितनी भी आपकी सभी प्रकार की जो गतियां है ना, उसको ये संचालित करता है, चलाता है। सांस लेने से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी आपकी क्रियाएं हैं, उस पे भी ये क्या करता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। जो आपका ब्लड है और जितने भी आपके अंदर जो रस जो बनते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एसिड जो बनते हैं, ठीक है, धातुओं का भी ये क्या करता है, संचार करता है। तो वाणी, स्मृति, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इस सबके अंदर क्या होती है, आपकी सक्रिय रखने में भी ये मदद करता है। वहीं आप अगर हम बात करें यहाँ पे मल मूत्र पसीना, ये सब जो होता है ना, वो भी हमारा इसी के कारण ही आता है, वात के कारण, ठीक है। तो मन और तांत्रिक तंत्र दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो इसी की वजह से हमारी कंट्रोल में रहती है। वात के विकृत होने पर आपके शरीर में दर्द, ठीक है, कंपन, अनिद्रता, ठीक है, अनिद्रा और आपका कब्ज, चिंता, कमजोरी तथा जितनी भी आपकी स्नायु संबंधी विकार जो है वो उत्पन्न होते हैं। यानी अगर आपका जहाँ पे भी ये वात जो है आपको कमजोर होता हुआ दिखा, वहीं आपके शरीर में दर्द रहेगा, ठीक है, आपके शरीर में एक अलग सा कंपन रहेगा, यानी आपका जो शरीर है वो कांपेगा, ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी, आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी हो सकता है, ठीक है, आपको एंजाइटी हो सकती है और कमजोरी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पित्त दोष की, पित्त दोष का जो स्वरूप है और जो उसका कार्य है वो क्या है, तो देखो पित्त दोष का निर्माण यहाँ पे आपका अग्नि और जल इन दोनों से हुआ है। तो ये जो है ना, वो शरीर में आपका ऊष्मा, पाचन तथा जितना भी आपका चया अपचय संबंधित जितनी भी आपकी क्रिया है वो ये करता है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका जो पित्त दो है, ठीक है, पित्त दोष की अगर हम बात करें, यहाँ पे पित्त की बात करें, तो पित्त आपका बेसिकली क्या कर रहा है, शरीर के अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी आपका पाचन क्रिया में भी मदद कर रहा है, ठीक है। शरीर की जो आपकी यहाँ पे शरीर के अंदर जो आपकी गर्मी है, ठीक है, शरीर की गर्मी और उसकी जो यहाँ पे ऊर्जा जो है, यानी जो आपकी एनर्जी जो है, उसको भी ये निकालने में क्या कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, या हम कह सकते हैं उस पर भी ये नियंत्रण करने में भी ये आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका पित्त, ठीक है। तो पित्त के अलग अलग आपको गुण देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो छोटी आंत जो होती है, ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन जो होता है आपका, ठीक है, यकृत जो होता है, यानी आपका लीवर जो होता है, पलीहा जो होता है, इसके अंदर ये बेसिकली माना जाता है इसका स्थान पित्त का, ठीक है। तो अगर हम पित्त के कार्यों की बात करें, तो यहाँ पे आपका जितना भी भोजन जो है ना, वो पित्त की वजह से ही आपका पचता है। जितने भी आपके पोषक तत्व हैं वो भी किसकी वजह से यहाँ पे अवशोषित हो पाते हैं, हमारे ब्लड में किसकी वजह से फैल पाते हैं, वो आपके पित्त की वजह से फैल पाते हैं, ठीक है। तो शरीर का जो जो टेम्परेचर जो है उसको भी कंट्रोल रखने में ये मदद करता है। भूख प्यास को भी ये क्या करता है, एक नियमन करने में मदद करता है। आपकी जो बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, निर्णय क्षमता जो है, इसको भी ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका जो रक्त जो है ना, रक्त का जो रंग है वो भी इसी की वजह से हमें प्राप्त होता है। शरीर में जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका उत्साह जो है, इसी की वजह से यहाँ पे बनता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में पित्त अगर बढ़ता है आपका, तो ज्यादातर आपको अम्लता, जलन, क्रोध, अधिक पसीना, त्वचा रोग तथा पाचन विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यानी आपका अगर पित्त की मात्रा शरीर में आपकी बढ़ गई, तो आपके पेट में ज्यादातर अम्लता होती है, यानी आपका ज्यादातर पेट के अंदर एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में जलन होती है, आपको ज्यादातर क्रोध आता है, यानी गुस्सा आता है, पसीना आता है, और जितने भी आपके जो स्किन डिजीज जो होती है, यानी त्वचा से संबंधित जितने भी रोग जो होते हैं वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कफ की, ठीक है, तो कफ दोष का स्वरूप क्या है, तो बेसिकली कफ जो है ना, वो आपके शरीर को मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके शरीर को एक स्थिरता देता है और पोषण देता है, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है,
कफ कहलाता है। तो कफ की भी जो संरचना है ना, कफ को भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपका क्या बोला गया है कि ये क्या है, आपका प्रतिरक्षा शक्ति का आधार है, यानी आपका इम्यूनिटी पावर का क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके अलग अलग गुण हमें देखने को मिले हैं, जिसमें आपका शीत है, स्थिर है, मंद है, मृदु है, ये सारे अलग अलग गुण हमें देखने को मिले हैं। इसका बेसिकली जो कफ का जो स्थान है ना, वो ज्यादातर आपको छाती में, गले में, सिर में, जोड़ों में और अमाशयों में तथा जितना भी आपका शरीर के जितने भी अलग अलग जो भाग है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो ये क्या करता है, शरीर को स्थिर और मजबूती प्रदान करता है, धातुओं का पोषण और उसका संरक्षण करता है, जोड़ों में स्नेहता उत्पन्न करके उसको गति को सुचारू रूप से बनाता है, यानी जोड़ों में क्या करता है, ये आपका उत्पन्न होता है बेसिकली। वहीं अगर हम बात करें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है, मानसिक शांति, धैर्य एवं सहनशीलता भी ये बनाए रखता है, शरीर में नमी एवं संतुलन बनाए रखने में भी ये मदद करता है। तो कफ की जो वृद्धि है ना, इसकी वृद्धि होने के बाद क्या होता है, आपके अंदर ज्यादातर आलस, मोटापा, ठीक है, अधिक नींद, सर्दी जुकाम, कफ विकार के क्या है, ये आपके कारण हो सकते हैं। इसके कारण आपका जितनी भी समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें त्रिदोष का पारंपरिक संबंध क्या है, तो देखो वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही दोष क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सामूहिक रूप से अगर इसकी बात करें तो अगर हमने इसको इन तीनों पे ही अपना एक बैलेंस मेंटेन अगर हमने कर लिया तो हमारा जो शरीर जो है ना वो स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, तो वात जो है वो गति हमारे शरीर को प्रदान करता है, वित्त हमारे परिवर्तन करता है, ठीक है, पाचन संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करता है, कफ क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और पोषण देता है। तो ये तीनों ही दोष मिलके क्या कर रहे हैं, संतुलित स्वास्थ्य हमें दे रहे हैं, यानी बैलेंस हेल्दी बैलेंस जो हेल्थ है उसको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यदि किसी भी प्रकार का जो दोष है ना वो उसमें अगर असामान्य वृद्धि होती है या इम्बैलेंस हमें फील होता है, ठीक है, इम्बैलेंस मतलब आपका इम्बैलेंस नहीं, सॉरी, अनबैलेंस, ठीक है, यानी आपका जो संतुलन जो है वो बिगड़ता हुआ अगर हमें मिलता है तो वो क्या होता है, उससे आपके जितने भी रोग जो है ना वो उत्पन्न होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो त्रिदोष का जो सिद्धांत है ना, ये आयुर्वेद का एक मूल आधार माना जाता है। इसमें आपका वात, पित्त, कफ शरीर की जितनी भी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो है उसका भी ये संचालन करते हैं। वात का जो है यहाँ पे माना गया है गति से संबंध, ठीक है, पित्त का यहाँ पे आपका पाचन संबंधित क्रियाएं और जो आपका कफ जो है इसका पोषण से संबंधित यहाँ पे माना गया है। तो इसलिए ये तीनों के बीच में अगर हम संतुलन कर लेते हैं तो हम जो है एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, यानी बीमारियों से हम मुक्त जीवन अपना जी सकते हैं और अपनी जो आयु जो है हमारी वो भी लंबी हो सकती है, यानी लंबे समय तक हम जीवन अपना जी सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है कि सप्त धातु के विषय के बारे में विस्तार से बताइए, या फिर ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातु का विवेचन कीजिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे एक छोटे से इंट्रो से समझे तो आयुर्वेद के अनुसार जो मानव शरीर का जो निर्माण जो होता है ना, उसका जो पोषण जो होता है उसमें अनेक तत्व शामिल होते हैं, जिनमें आपका त्रिदोष जो अभी हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, सप्त धातु, अमल और सप्त धातु तथा मल, इन तीनों का ही जो महत्व होता है ना वो विशेष होता है। तो सप्त धातु क्या करता है, यहाँ पे शरीर की संरचना करता है, उसको वृद्धि देता है, पोषण देता है और जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं ना उसको बनाए रखने का भी काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे धातु शब्द की बात करें तो धारण करने वाला या शरीर को जो आपका पोषण दे, जो शरीर को आपकी स्थिरता प्रदान करे, वो आपका क्या है यहाँ पे धातु है। तो आहार के पाचन के बाद जो आपका जो जितना भी आपके जितने भी न्यूट्रिशंस जो बचते हैं ना उसको यहाँ पे सप्त धातुओं का निर्माण उससे कराया जाता है, यानी इन धातुओं का जो इन धातुओं के संतुलित रहने पर जो आपका शरीर है वो स्वस्थ रहता है, जबकि अगर इनमें कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है तो ये आपके विभिन्न रोग जो है उसमें उत्पन्न हो सकता है। तो आयुर्वेद में आपका जो रस जो है, रक्त जो है, मांस जो है, वेद जो है और जो अस्थि जो है, अस्थि मज्जा जो है, इन सबको क्या कहा गया है, यहाँ पे सप्त धातु यहाँ पे कहा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रस धातु की, तो रस धातु यहाँ पे क्या है कि रस धातु ना सप्त धातु की सबसे पहली धातु है, जिसमें आपका जो भोजन जो है ना, जो आपका आहार जो है वो पाचन के बाद बनने वाले जितने भी आपके पोषक द्रव्य जो है ना उससे निकलता है। ठीक है, और ये जो है आपका जो आपके जो शरीर के अंदर जितनी भी आपकी जो धातु है उसको क्या करता है, पोषण देता है। ठीक है, पोषण देने का भी काम करता है। और जो आपका रस धातु जो है वो शरीर के अंदर जितने भी आपके पोषण जो है, जो आपकी एनर्जी जो है वो भी आपको बनाए रखने में यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसलिए आपका जो संतुलित रहने पर जो आपका शरीर जो है ना वो एकदम कैसा रहता है, एकदम एक्टिव रहता है, स्फूर्ति में रहता है, उत्साह बना रहता है। तो इसी की वजह से वो बना रहता है। अगर यहाँ पे इसकी कमी हो जाती है ना तो आपके शरीर के अंदर आपको यहाँ पे कमजोरी, थकान और जो आपकी जो वीकनेस जो है ज्यादातर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है आपका रक्त धातु।
तो रक्त धातु यहाँ पे क्या है कि देखो रस धातु जो है वो आपके पोषण से मुक्त जितनी भी रक्त धातु है उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो रक्त धातु आपके शरीर में जितने भी प्राण जो है इसका आधार मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि पूरा जो शरीर जो है ना वो हमारा रक्त से ही चल रहा है। रक्त से ही हमारे जितने भी विभिन्न अंग जो है वो क्या कर रहे हैं, उन तक वहां तक आपके जितने भी ऊर्जा जो है, या हम कह सकते हैं जितनी भी ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड के थ्रू ही हमारे ऑर्गन्स में पहुंच रही है। तो इसलिए आपका जो रक्त धातु जो है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रक्त धातु के संतुलन से शरीर में हमारे तेज जो है वो बना रहता है शरीर, और स्वस्थ भी बना रहता है। वही अगर हम इसकी विकृति देखें तो यहाँ पे आपको जितनी भी स्किन डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लीडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और पित्तजनक विकार जो है ये भी सारे रोग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो मांस धातु। रक्त धातु से जो आपका मांस धातु का जो है निर्माण होता है, ये शरीर की मांसपेशियों तथा निर्माण का कार्य भी करती है, और शरीर को आकार और शक्ति और स्थिरता भी ये प्रदान करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका मांस धातु जो है ना वो आपकी रक्त धातु से ही बन रही है, और ये शरीर के अलग अलग जो अंग है उनको रक्षा देने का भी काम करती है। शरीर के विकास में भी ये मजबूत मतलब आपकी सहायता करती है, मजबूत शरीर को बनाने में। ठीक है, और एकदम सुडोल बनाने में, यानी आपका हम कह सकते हैं मसल्स गेन करने में ज्यादातर आपका क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है ना वो मांस धातु रखा गया है। तो यहाँ पे आपकी मांस धातु की अगर कमी होती है ना तो आपका शरीर कैसा हो जाता है, एकदम दुबला हो जाता है, आप कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियां यहाँ पे आपकी क्या होती है, क्षीण होने लगती है, यानी मांसपेशियां जो मसल्स जो है आपकी वो कमजोर होने लगती है। वहीं मेद धातु की बात करें तो मांस धातु से आपकी क्या बनी है, मेद धातु। अब मेद धातु क्या करती है, आपकी शरीर के अंदर ना एक कोमलता और जो आपकी एनर्जी जो है उसको यहाँ पे पूरी बॉडी में क्या करती है, पहुंचाती है। तो ये जो है आपका शरीर के जितने भी अंग जो होते हैं ना, शरीर के अंगों को चिकनाई भी देते हैं। ठीक है, तापमान को भी संतुलित रखने में सहायता करते हैं, और जो मेद धातु जो है ना वो शरीर में संतुलित मात्रा जो है ना उसके लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि जो होती है, हमारी जो ग्रोथ जो होती है ना वो इसकी अत्यधिक वृद्धि से अगर क्या होगा, जितनी भी मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि से आपका जितना भी बीमारियां हैं वो हो सकती है, जैसा आपका मोटापा है और मधुमेह है, जितने भी अन्य आपके विकार जो है, बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें अस्थि मज्जा या आपका शुक्र धातु की, तो देखो मेद धातु से आपका अस्थि जो धातु है इसका निर्माण हुआ है, यानी शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं, दांतों तथा आपके जो कंकाल तंत्र जो है, यानी पूरा आपका जो स्केलेटन है उसका निर्माण यहाँ पे किससे हुआ है, आपका अस्थि मज्जा से और शुक्र धातु से, जिसको हम मेद धातु भी कहते हैं। ठीक है, मेद धातु का निर्माण किससे हुआ, आपका अस्थि धातु से। तो यहाँ पे जो आपका जो शरीर है ना इसको ये एक आधार प्रदान कर रही है, जितनी भी आपकी जो अस्थियां जो है, अस्थि धातु जो है ना यहाँ पे क्या कर रही है, वो आपको पोषण दे रही है। ठीक है, आपकी जितनी भी अस्थियां हैं उनको भीतर से स्थिर होकर उनमें एक शक्ति दे रही है, ताकि जो आपका जो स्केलेटन जो है ना, स्केलेटन सिस्टम जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन पाए। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि आयुर्वेद में जितनी भी आपकी सप्त धातुएं हैं वो शरीर की रचना, ठीक है, संरचना, पोषण, वृद्धि और संरक्षण की क्या है, आधारशिला है। रस से लेके शुक्र तथा आपका जो प्रत्येक धातु का जो अपना जो विशिष्ट महत्व जो है वो अलग अलग है, और कार्य भी अलग है, और ये धातुएं क्या कर रही है, एक दूसरे को पोषण भी दे रही है, जिससे आपका जो शरीर जो है वो संतुलित बना रहता है। ठीक है, तो जब सप्त धातु जो है वो स्वस्थ और संतुलित जब तक रहती हैं तब तक आप जो है निरोग रहते हैं। ठीक है, बलवान रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, और लॉन्ग लाइफ तक जो है आप जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं दीर्घायु तक। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आयुर्वेद में जितनी भी आपकी सप्त धातु बताई गई है ना, इसकी शुद्धता और संतुलन, इन दोनों से ही हम अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, बरकरार बनाए रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या है कि बाला या अश्वगंधा और अर्जुन के जितने भी आपके औषधीय जो गुण हैं इस पे चर्चा कीजिए। वहीं अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो श्रुश्रुत संहिता के अनुसार आंवला, अश्वगंधा और अर्जुन के जितने भी औषधीय गुण जो है इनकी चर्चा करें। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आपको बताना है कि जो आंवला है, अश्वगंधा है, अर्जुन है, इनके अंदर आयुर्वेद के अंदर इनके जो गुण हैं वो क्या माने गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको छोटे से इंट्रो से समझे तो यहाँ पे आपका जो आयुर्वेद है वो भारत की सबसे पुरानी चिकित्सक यहाँ पे पद्धति मानी गई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ आपके रोगों को समाप्त करना नहीं, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। ठीक है, और आयुर्वेद में आपके अनेक औषधियां, वनस्पतियां यहाँ पे मिलती हैं, जिनमें से आपका एक है आंवला, अश्वगंधा, अर्जुन। इन सबको ज्यादातर इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। इन तीनों औषधियों का जो उल्लेख है हमें प्राचीन अपने आयुर्वेद ग्रंथों से मिलता है, जो आपका श्रुश्रुत संहिता में जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी औषधियां है ना वो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और रोगों के उपचार करने में और दीर्घ आयु प्रदान करने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंवला को यहाँ पे श्रेष्ठ रसायन और अश्वगंधा को यहाँ पे बलवान तथा अर्जुन जो है आपका
वो हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी औषधि माना गया है। यानी जो आपका आंवला जो है, आंवले को श्रेष्ठ रसायन माना गया है किसके लिए कि यानी जितनी भी आपकी डिजीज जो होती है ना, जैसे आपकी आंखों की समस्या है, आंखों की रोशनी आपकी कम हो रही है, या आपको पेट से संबंधित कोई भी, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर आपके अंदर विटामिन सी की कमी जो हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से आंवले को खाकर हम जो है अपनी जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहीं अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो ये हमें कैसा बनाता है, एकदम बलवर्धक बनाता है, यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर हम बात करें अर्जुन की, अर्जुन भी क्या है आपका, ये एक पेड़ है, ठीक है, एक औषधीय वनस्पति है, जिसकी जो लकड़ियां जो है ना, उन लकड़ियों को अगर हम उबाल के, उसको बॉईल करके, उसके पानी को अगर हम पीते हैं ना, तो जिनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे आपका जो हार्ट की जो वेन्स जो है, जो नसें जो है, या हम कह सकते हैं जो ब्लॉक हो जाती है नसें, ठीक है, उनको खोलने का भी ये जो काम है वो बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। मतलब जितनी भी आपके हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उसमें जो आपका अर्जुन जो रहता है, अर्जुन पेड़ की जो छाल जो होती है, यानी जो डंडियां जो होती है, वो बहुत ज्यादा आपकी लाभकारी सिद्ध होती है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आंवले के औषधीय गुणों की बात करें यहाँ पे, तो आंवला क्या है, आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, अमृत फल भी इसको हम कहते हैं। तो सुश्रुत जो आपकी संहिता है, इसमें आपके जो आंवला है ना, आंवले को यहाँ पे रसायन वर्ग की प्रमुख औषधि यहाँ पे माना गया है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका अम्लीय होता है, ठीक है, यानी आपका एसिड बेस होता है, यानी खट्टा ये पाया जाता है। तो इसमें अनेक आपके जो रस है ना वो पाए जाते हैं, अन्य रस पाए जाते हैं, ठीक है। आंवला आपके शरीर के अंदर जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, यानी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तथा इसके अंदर जितने भी आपके त्रिदोष जो है ना, वो विशेषकर आपका पित्त दोष जो है इसको संतुलित रखने में मदद करता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है, रक्त को साफ करने में, यानी आपका जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने में भी, यानी आपका रक्त को साफ करने में भी ये मदद करता है, ठीक है। नेत्र, त्वचा, बालों के लिए, सबके लिए ये लाभकारी होता है। तो अगर हम डेली इसका सेवन करते हैं ना, तो वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था के जो प्रभाव है ना, इससे वो कम होते हैं, यानी शरीर के अंदर एक ऐसी नई ऊर्जा आपका संचारित होती है, यानी एक नई एनर्जी फॉर्म जो होती है आपकी, वो इस तरीके से देखने को मिलती है आंवला का, अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो। इससे आपकी जो संस्मरण शक्ति जो है, यानी आपकी जो मेमोरी जो है वो भी बहुत तेज होती है, ठीक है। और जो आपकी लाइफ जो है, या हम कह सकते हैं जो आपकी आयु जो है, जीवन स्तर जो है, वो भी आपका लंबे समय तक इसमें हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अश्वगंधा की, तो देखो अश्वगंधा आपका क्या है, प्रसिद्ध बलीय रसायनी औषधि है। इसको भी आपका जो हमने पढ़ा था श्रुश्रुत संहिता में, इसको भी ज्यादातर आपके शरीर को ये शरीर के बल पे ये जोर देता है, यानी आपकी शक्ति को और आपके अंदर जो एक स्फूर्ति जो है, ठीक है, जो एक्टिवनेस जो है उसको भी ये बताता है। यानी अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा शरीर को यहाँ पे शरीर की जो दुर्बलता जो है, कमजोरी जो है, वो उसको ये दूर करता है, और जितनी भी आपकी जो मांसपेशियां जो है वो भी इससे क्या होती है, मजबूत बनती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मानसिक तनाव की, चिंता की, थकान की, तो ये उसको भी कम करने में यहाँ पे क्या करता है, मदद करता है। तो इसके सेवन से जो आपका शरीर जो है ना, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे शरीर की बढ़ती है, नींद में भी आपकी सुधार होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो है वात दोष को संतुलित भी करता है, और शरीर में जितनी भी आपकी धातु हैं इसके भी पोषण में मदद करता है। तो अश्वगंधा का उपयोग जो है ना, वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आपके लिए क्या करता है, वृद्धि का कार्य करता है। वहीं अगर हम बात करें अर्जुन की, अर्जुन के औषधीय गुणों की बात करें, तो ये भी क्या है, आपका एक औषधीय वृक्ष है, जिसकी छाल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यानी आपका जो सुश्रुत जो संहिता है, इसके अंदर जो अर्जुन को ना यहाँ पे विशेष महत्व दिया गया है, यानी रोगों, हृदय रोग जो है आपके बताए गए हैं इसमें, ठीक है, हृदय रोगों में इसको उपयोगी बताया गया है। और जो आपकी जो हृदय की जो शक्ति है, ये भी वो प्रदान करता है, और रक्त संचार को भी ये क्या करता है, सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। तो अर्जुन जो है ना, वो रक्तचाप को संतुलित रखने, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने तथा रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य में को भी ये बनाए रखने में मदद करता है। तो इसके अतिरिक्त जितने भी आपके घाव जो हैं, ठीक है, रक्तस्राव जो है, शरीर में जो सूजन है, वो भी, उसको भी ये कम करने में मदद करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि सुश्रुत संहिता के अनुसार जो इन औषधियों का महत्व क्या है, तो इसके अंदर क्या माना गया है कि जितने भी आपकी हमने औषधियां पढ़ी हैं, ठीक है, आंवला, अश्वगंधा, अर्जुन, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण कर रहे हैं, रोगों का निवारण कर रहे हैं, ठीक है। आंवला को यहाँ पे रसायन और पुनर्योजक माना गया, वहीं अश्वगंधा को यहाँ पे बल देने वाला माना गया, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अर्जुन की, तो अर्जुन को यहाँ पे हृदय संरक्षण संबंधी जितने भी आपके विकार है, उसके लिए यहाँ पे उपयोगी माना गया। तो इन तीनों औषधियों का जो उद्देश्य था ना, वो यही था कि शरीर की धातुओं का पोषण करना, दोषों को यहाँ पे संतुलित बनाए रखना, और व्यक्ति को यहाँ पे स्वस्थ और दीर्घ आयु प्रदान करना।
अब हम बात करते हैं वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है। तो वर्तमान में उपयोगिता क्या है कि वर्तमान समय में ना आंवला, अश्वगंधा, अर्जुन इन सब का जो महत्व है वो आज भी बना हुआ है। यानी अनेक रिसर्च से हमें पता चलता है कि जितने भी इसके अंदर जो क्वालिटी जो है, जो गुण जो है वो आपके बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी आंवला के अंदर आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज्यादा हमें गुण देखने को मिलते हैं। अश्वगंधा आपका क्या करता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। वहीं अर्जुन जो है आपका जितने भी हार्ट से संबंधित जो आपकी बीमारियां होती है उसमें सुधार करता है, और आपका जो स्वास्थ्य है, हृदय जो स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर बनाने में ये उपयोगी पाया गया है। तो यही कारण है कि जितने भी आपके आयुर्वेदिक औषधियां जो है ना वो आपके चूर्णों में, अवेलनों में, ठीक है, और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों में इसका जो उपयोग जो है वो व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि आंवला, अश्वगंधा और अर्जुन जो है ये तीनों ही आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियां हैं, ठीक है, और जिनका उपयोग और इनके जो गुण है वो हमें श्रुश्रुत संहिता में देखने को मिलते हैं। तो आंवला क्या है, रसायन और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला यहाँ पे माना गया, ठीक है। अश्वगंधा यहाँ पे आपकी ऊर्जा प्रदान करने वाला और आपको बल देने वाला माना गया। अर्जुन आपका यहाँ पे हृदय की रक्षा करने वाला माना गया। तो ये तीनों ही औषधियां आपके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में, रोगों की रोकथाम करने में और आपके जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में जो इनका स्थान है ना वो और भी ज्यादा सम्माननीय और उपयोगी यहाँ पे माना जाता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि आयुर्वेद के अनुसार जो आपका पंचकर्मा के जो सिद्धांत है वो क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। वहीं ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्मा के जो प्रकार हैं वो क्या है और इनके महत्व का यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रश्न के परिचय से। तो देखो आयुर्वेदिक जो है ना, आयुर्वेद जो है आपका वो भारतीय चिकित्सा पद्धति का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक रूप है, जैसा हम सभी को पता है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके स्वास्थ्य को क्या रखना, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के जितने भी रोग है उनका निवारण करना। आयुर्वेद में शरीर को यहाँ पे स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपके 3 दोष हमने यहाँ पे पढ़े थे, वात, पित्त, कफ, ठीक है। इनके ऊपर यहाँ पे ज्यादातर संतुलन बनाए रखने पे जोर दिया गया। जब ये आपके असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में भी आपके क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, और आपका जो शरीर है फिर वो क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी आपके रोग है ना वो इन्हीं के असंतुलित होने की वजह से ही आपके शरीर में होते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालकर और शुद्ध करने से जो भी आपकी विशेष जो चिकित्सा पद्धति है उसे हम क्या बोलते हैं, पंचकर्मा यहाँ पे कहा जाता है। तो पंचकर्मा क्या है, यहाँ पे आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शोधन चिकित्सा है। पंच का अर्थ यहाँ पे क्या है कि 5, तथा कर्मों का अर्थ यहाँ पे क्या है कि क्रियाएं या फिर आपका उपचार। इस प्रकार आपका पंचकर्म जो है वो 5 प्रमुख उपचारों का यहाँ पे समूह है जिसके माध्यम से शरीर, मन, इंद्रियों की शुद्धता यहाँ पे की जाती है। ये केवल आपका रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि रोगों की रोकथाम तथा आपका स्वास्थ्य संवर्धन में भी ये अत्यंत उपयोगी यहाँ पे माना जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे जो आपका पंचकर्मा जो है ना वो शरीर के जितने भी आपके वशीले जो पदार्थ है, ठीक है, उन्हें बाहर निकालता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पे बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है कि जो आप व्यक्ति जो है ना वो दीर्घकालीन तक स्वस्थ रहता है, यानी हेल्दी रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें वमन कर्म की, वमन कर्म यहाँ पे क्या है कि वमन जो है ना वो पंचकर्म की पहली एक प्रथम शोधन प्रक्रिया है जिसमें हम जानते हैं कि जो औषधियां हैं, औषधियों के माध्यम से नियंत्रित रूप से यहाँ पे जो आपकी उल्टी है वो कराई जाती है, मतलब आपको यहाँ पे वॉमिटिंग कराई जाती है। वमन कर्म जो है वो आपके पंचकर्मा की ही एक क्या है, शोधन प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करी जाती है, औषधियों के द्वारा आपको उल्टी यहाँ पे कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपका शरीर में जितना भी कफ है ना उसको बाहर इसके द्वारा निकाला जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जब आपके शरीर के अंदर जो कफ जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पे श्वास लेने में, यानी सांस लेने में, ठीक है, सांस से संबंधित रोग, दमा और कफ जन्य खांसी, त्वचा रोग, एलर्जी, ये सारी समस्याएं आपको उत्पन्न होती है। तो वमन कर्म जो है वो शरीर के ऊपरी भाग से वंचित जितने भी आपके दूषित कफ है ना उसको बाहर निकालता है, ठीक है, जिससे आपका जो श्वसन तंत्र है वो शुद्ध होता है और रोगी को यहाँ पे राहत मिलती है। और ये उपचार विशेषकर आपका जो कफ जो होता है ना, कफ प्रधान रोगों में अत्यंत प्रभावी यहाँ पे माना जाता है। तो उचित विधि से यहाँ पे किए गए वमन से क्या होता है कि आपका शरीर हल्का होता है और स्तूफीवान होता है, यानी आपका कैसा होता है, एकदम एक्टिव हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें विरेचन कर्म की, विरेचन कर्म यहाँ पे क्या है, ये आपकी पंचकर्मा की दूसरी प्रक्रिया है जिसके अंदर आपकी जितनी भी औषधियां हैं औषधियों के रूप में क्या किया जाता है, मल के माध्यम से यहाँ पे आपका जितना भी दूषित पित्त है ना उसको यहाँ पे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार जो आपका पित्त दोष जो है ना वो जितने भी आपकी पित्त की जो वृद्धि है ना उसमें आपका जो अम्ल पित्त जो है, त्वचा रोग जो है, पीलिया है, रक्त विकार है, अनेक जितनी भी आपकी पाचन संबंधी रोग हैं इसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। किसके कारण, जब पित्त की मात्रा जो होती है वो शरीर में ज्यादा हो जाती है। तो आपका जितना भी विरेचन है, विरेचन के द्वारा आपकी यकृत
पित्ताशय, ठीक है, और आपका जो आंतों में जितना भी दूषित पदार्थ जो होते हैं ना, उसी प्रक्रिया के माध्यम से निकाले जाते हैं। इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, पाचन शक्ति जो है, उसमें भी सुधार हमें देखने को मिलता है, और शरीर के जितने भी आपके आंतरिक अंग है ना, उनकी भी कार्य क्षमता यहाँ पे बढ़ती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपका बस्ती कर्म की, बस्ती कर्म को यहाँ पे पंचकर्म के सर्वश्रेष्ठ उपचार यहाँ पे इसका माना जाता है, ठीक है। इसमें आपका विशेषकर जितना भी औषधीय तेल जो है, घृत जो है, काढ़े जो है, इन सब का क्या किया जाता है, आपका जो गुदा जो है ना, गुदा मार्ग से जो शरीर में इसको प्रवेश कराया जाता है। मुख्यतः आपके जितने भी वात दोष जो हैं वो शमन के द्वारा ही यहाँ पे किए जाते हैं। तो अधिकांश जो रोग है ना आपके, उनका मेन कारण यहाँ पे क्या होता है, वात दोष, ठीक है। तो बस्ती कर्म जो है ना, आपके जितने भी जोड़ों का जो दर्द है, गठिया है, कमर दर्द है, स्नायु विकार जो है, लकवा है, अन्य जितने भी आपके वात जनिए जो रोग है ना, इसके अंदर आपको इससे लाभ मिलता है बस्ती कर्म से, ठीक है। तो ये आपके शरीर को पोषण भी देता है, ठीक है। जितने भी आपके दोष होते हैं, त्रिदोष जो अभी हमने पढ़े, वात पित्त कफ, इनके बीच में भी ये बैलेंस बनाता है, और इसके माध्यम से शरीर की क्या होती है, आंतरिक शुद्धि होती है, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। वहीं आपका ये क्या है कि नास्य कर्म, नास्य कर्म आपकी ये चौथी प्रक्रिया होती है पंचकर्म की, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो औषधीय तेल जो है, घृत यानी आपका यहाँ पे घी है, ठीक है, रस को यहाँ पे क्या डाला जाता है, नाक में डाला जाता है, ठीक है, नाक के माध्यम से यहाँ पे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद में नाक को मस्तिष्क का द्वार यहाँ पे माना गया है, इसलिए आपका जो नास्य जो कर्म जो है, ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पे आपका सिर, मस्तिष्क, नाक, कान तथा गले के रोगों को यहाँ पे क्या पड़ता है, इससे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो उपचार है ना, वो सिर दर्द, साइनस, माइग्रेन, नासिका रोग और स्मृति दोष तथा मानसिक तनाव जैसी जितनी भी आपकी समस्या है ना, उसमें उपयोगी सिद्ध होता है। तो नास्य द्वारा सिर के जितने भी क्षेत्र हैं, इसमें संचित दोषों का क्या होता है, निकासन होता है। इंद्रियों की जो कार्य क्षमता होती है, इसमें भी सुधार होता है, और इससे आपकी जो मानसिक शांति है, एकाग्रता है, स्मरण शक्ति है, इसमें भी वृद्धि होती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, यानी आपका रक्त मोक्षण कर्म, अब ये क्या होता है, ये पंचकर्मा की पांचवी अंतिम शोध प्रक्रिया होती है, शोधन प्रक्रिया होती है। इसमें आपके शरीर से ना जितना भी दूषित रक्त है, उसे विभिन्न विधियों के द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। जैसे आपने कई वीडियोस में या फिर कई ऐसे चैनल्स पे देखा होगा, जो आयुर्वेद के जितने भी प्रोग्राम्स आपके चलते हैं, उसमें ना जो जोक होती है ना, जोक को आपके शरीर पे ना छोड़ा जाता है, ठीक है। वो क्या करती है, जितना भी आपका जो रक्त जो होता है ना, उसे निकालती है, ठीक है। जो आपका दूषित रक्त जो होता है, खून जो होता है, उसे निकालती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ना, जितना भी आपका दूषित रक्त है ना, वो आपके त्वचा रोग, सूजन, फोड़े फुंसी और रक्त विकारों का क्या करता है, प्रमुख कारण होता है। इसलिए इसको निकालना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पे महत्व की बात करें, पंचकर्म के महत्व की, तो देखो ये शरीर की शुद्धि करता है और दोषों का संतुलन करता है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जितने भी आपके जितने त्रिदोष जो है, ये क्या कर रहा है, उनको बाहर उन दोषों का निकासन कर रहा है, और जब जो आपके जो दोष हैं वो संतुलित रहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। पंचकर्म शरीर के विभिन्न जो अंग है, वो शुद्धि यहाँ पे करके प्राकृतिक स्थापना यहाँ पे क्या करते हैं, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करते हैं। वहीं इसका दूसरा महत्व क्या है कि ये रोगों की रोकथाम करता है और उपचार करता है। यानी जो आपका पंचकर्म जो पद्धति है, ये सिर्फ आपका उपचार ही नहीं करती रोगों का, बल्कि आपके रोगों की रोकथाम भी करती है, जिससे आपके शरीर में जितने भी वैशिल्य तत्व जो है ना, वो बाहर निकाले जाते हैं, जिससे अनेक जो रोग है वो उत्पन्न होने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पाचन शक्ति और प्रतिरक्षा में वृद्धि, यानी पंचकर्मा के द्वारा आपका जो जठर अग्नि जो है ना, इसको मजबूत किया जाता है, ठीक है। भोजन का जो पाचन स्तर जो है, उसे बेहतर ढंग से इसकी वजह से वो होने लगता है, पाचन स्तर यहाँ पे आपका बेहतर होने लगता है, और इससे आपके शरीर के अंदर जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, वो प्राप्त होते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे आपकी बढ़ती है। मजबूत प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, वो व्यक्ति को अलग अलग इन्फेक्शन यानी आपके संक्रमण और रोगों से बचाने में सहायता करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पाचन शक्ति और उसकी प्रतिरक्षा में वृद्धि, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ये क्या करता है, संवर्धन करता है। यानी पंचकर्म के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर केवल ये आपका शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके मन की शुद्धि भी करता है, मन को शांत भी करता है। जितना भी आपको स्ट्रेस है, चिंता है, मानसिक अशांति जो है, उसमें भी यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलती है। तो व्यक्ति स्वयं को यहाँ पे क्या मानता है, ऊर्जावान मानता है, प्रसन्नता और एकाग्र अनुभव भी यहाँ पे वो करता है। वहीं दीर्घायु एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हमें देखने को मिलता है। यानी आयुर्वेद के अनुसार नियमित रूप से अगर हम उचित समय पे पंचकर्मा की जो जितनी भी आपकी थेरेपी है उनको लेते हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, इसमें भी सुधार होता है, और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो आयु है वो भी दीर्घायु बनती है। यानी लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं, लंबे समय तक जी सकते हैं। अगर हम बात करें अब इसके प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि पंचकर्म आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण शोधन चिकित्सक पद्धति है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि शरीर से दूषित जितने भी आपके विषैले पदार्थ जो है, इन्हें बाहर निकालना और स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना। वमन, विरेचन, बस्ती और न्याय तथा जितने भी आपके रक्त
रक्त मोक्षण जो है, ये सभी प्रकार जो है आपको पांचों प्रकार इसमें देखने को मिले पंचकर्म में। ये क्या कर रहे हैं, दोषों और रोगों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पंचकर्म ना केवल आपके रोगों के उपचार में उपयोगी होता है, बल्कि ये रोगों की जो रोकथाम है, प्रतिरक्षा जो है, प्रतिरक्षा शक्ति में भी वृद्धि करता है और मानसिक शांति और दीर्घायु भी प्राप्त करने में सहायक होता है। तो इसलिए आयुर्वेद के अंदर ना आपका जो पंचकर्म जो है ना, ये स्वास्थ्य संरक्षण के साथ साथ आपके रोग निवारण की भी एक प्रभावी और समग्र चिकित्सा पद्धति के रूप में विशेष महत्व यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कहता है कि रसायन एवं वाजीकरण पर लघु निबंध लिखिए। वहीं ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आयुर्वेद में जो आपका रसायन है, जो वजीकरण की जो चिकित्सा जो है, इसके उद्देश्य क्या है और इसका लाभ क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इसके लाभ की और उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले छोटे से इंट्रो से समझते हैं। जो आयुर्वेद है ना, वो रोगों की चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये आपको स्वस्थ जीवन और दीर्घायु, शारीरिक मानसिक कल्याण का भी ये क्या करता है, विज्ञान है। आयुर्वेद के अष्टांगों में आपका रासायनिक तंत्र, वाजीकरण तंत्र विशेष रूप से यहाँ पे महत्व रखता है। रासायनिक चिकित्सा का उद्देश्य शरीर को यहाँ पे स्वस्थ बनाना, बलवान बनाना और आपको लंबे समय तक जो है निरोगी बनाना होता है। जबकि वाजीकरण का अर्थ यहाँ पे क्या है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आपकी प्रजनन शक्ति जो है, यौन स्वास्थ्य जो है, ठीक है, शारीरिक सामर्थ्य जो है, इसको इसकी संतति यहाँ पे प्राप्त करना होता है। तो दोनों तंत्र ही आपके क्या है, व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर हम इसके मुख्य भाग की बात करें तो पहला भाग क्या कहता है कि रसायन चिकित्सा का स्वरूप और उसके उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका रसायन जो है ना, वो आयुर्वेद के अंदर विशेष आपकी चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा शरीर की जितनी भी धातु है, पोषण है, ओज जो है, ठीक है, इन सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। रसायन का शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वह उपाय जो आपके शरीर में सदाती धातुओं को उत्तम बनाकर आपके स्वास्थ्य को क्या करे, उसकी रक्षा करे। ठीक है, तो इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या है कि आयु वृद्धि, स्मरण शक्ति, इन सबको बढ़ाना है और शारीरिक बल जो है इसकी भी आपके यहाँ पे प्राप्त कराना है। रोगों की जितनी भी आपकी रोकथाम है वो करना है और रसायन चिकित्सा के माध्यम से शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, पोषण है, उसमें हमें कोशिकाओं में पोषण प्राप्त होता है और वृद्धि जो है ना आपकी वृद्ध अवस्था में, जो आपकी वृद्ध अवस्था की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी यहाँ पे धीमी पड़ जाती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, रासायनिक चिकित्सा के लाभ और उसके महत्व, तो देखो ये क्या कर रहा है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहा है, मानसिक तनाव को कम कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है, निरोगी बना रहा है, दीर्घायु दे रहा है। ठीक है, हमारी जितनी भी स्मृति है, मेमोरी है, उसको डेवलप कर रहा है, इंद्रियों की कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके आंवला, गुडुचि और हरित की, अश्वगंधा तथा ब्राह्मी के जो जितने भी आपके प्रमुख रसायन जो है ना, इनके द्रव्यों में इसको द्रव्यों के रूप में इसमें माना गया है। तो नियमित रसायन सेवन से ना व्यक्ति स्वस्थ जीवन यहाँ पे जी सकता है तथा अकाल जो वृद्ध अवस्था है इससे बच सकता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वाजीकरण चिकित्सा का स्वरूप और उसके उद्देश्य। तो देखो, वाजीकरण जो है आयुर्वेद की वो शाखा है जो प्रजनन शक्ति, यौन सामर्थ्य तथा आपका जो स्वास्थ्य की जो संतति है ना, इसको प्राप्त करने से संबंधित है। तो वजी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि घोड़ा, ठीक है, जो शक्ति का समर्थक और प्रतीक यहाँ पे माना जाता है। वही वजीकरण चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपकी शुक्र धातु की वृद्धि करना, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना और संतान उत्पत्ति जैसी जितनी भी आपकी क्षमता है इसको बढ़ाना। तो बेसिकली यहाँ पे आपका इसमें आत्मविश्वास भी विकसित होता है। वहीं अगर हम बात करें वजीकरण चिकित्सा के लाभ और महत्व, तो वजीकरण चिकित्सा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही जो प्रजनन स्वास्थ्य है इसको बेहतर बनाती है। शुक्र धातु पुष्ट यानी आपकी जो यौन दुर्बलता जो है इसको भी ये क्या करती है, स्वस्थ बनाती है और गुणवान आपकी संतति की भी जो है प्राप्त कराती है। तो इसके अंदर आपकी मानसिक प्रसन्नता, आत्मबल, शारीरिक शक्ति को भी ये बढ़ाती है। तो आयुर्वेद में ना अश्वगंधा जो है वो शतावरी, कोंज और जितने भी आपके अलग अलग जो वनस्पति औषधियां हैं इसमें शामिल होती है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है कि रसायन एवं वाजीकरण का पारस्परिक महत्व। रसायन और वाजीकरण दोनों ही आपके आयुर्वेद की स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी चिकित्सा की पद्धतियां हैं। रसायन जहाँ पे आपके शरीर की सभी धातुओं और पोषणों को करके आपका यहाँ पे क्या करता है, दीर्घायु और निरोग आपको यहाँ पे प्रदान करता है। वही वजीकरण क्या कर रहा है, आपकी प्रजनन तंत्र को और भी ज्यादा यहाँ पे मजबूत बना रहा है और आपको एक दाम्पत्य सुख जीवन यहाँ पे प्रदान कर रहा है। तो दोनों का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य को यहाँ पे उन्नत बनाना। तो इस प्रकार ये चिकित्सा पद्धति जो है ना वो केवल आपको रोग से ही नहीं बचाती बल्कि आपकी जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने का कार्य करती है। वहीं अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये दोनों ही शाखाएं आपकी आयुर्वेद में महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी वजह से हमारा जीवन संरक्षण और जीवन जो है विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे रसायन चिकित्सा शरीर की दीर्घायु, बलवान और रोग मुक्त उसे बनाती है। वहीं वजीकरण आपका क्या कर रहा है कि चिकित्सा प्रजनन शक्ति, यौन स्वास्थ्य तथा आपका जितनी भी स्वास्थ्य संतति है इसमें भी आपको सहायता ही प्रदान कर रहा है। तो वर्तमान समय में इन दोनों चिकित्सक पद्धतियों का महत्व यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति को यहाँ पे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो रसायन है और जो वजीकरण है आयुर्वेद की ही एक अमूल्य देन है जो मानव जीवन को अधिक सुखी
सुखी और आपका स्वास्थ्य और समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका, हल्दी, नीम और जामुन के औषधीय गुणों की चर्चा कीजिए। वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद में प्रयुक्त प्रमुख औषधीय वनस्पतियों के गुण और उसके उपयोग बताइए। तो ये आपका आखिरी प्रश्न है। तो आयुर्वेद जो है ना, वो भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसको रोगों को क्या करना, उसका उपचार करना। तो यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मेन हेडिंग्स है ना, जो मेन लाइन्स है, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो देखो, हल्दी, नीम और जामुन जो है ना, ये आयुर्वेद के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण औषधियां यहाँ पे वनस्पतियां मानी जाती है, क्योंकि पौधों में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसके कारण इनका जो उपयोग जो है ना, वो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए यहाँ पे किया जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें हल्दी के औषधीय गुण और उसके उपयोग, तो देखो, हल्दी जो है आयुर्वेद की प्रमुख औषधियों में से एक है। इसे रोगनाशक, जीवाणुनाशक या रक्त शोधक यहाँ पे माना जाता है। तो हल्दी में आपका जो करिक्यूमिन नामक जो तत्व है वो पाया जाता है, ठीक है, जो सूजन और संक्रमण दोनों को ही कम करने में आपका सहायक होता है। तो हल्दी आपका यहाँ पे बेसिकली घाव को भरने के लिए, त्वचा के रोगों, सर्दी, जुकाम, खांसी, पाचन संबंधी जितने भी आपके विकार है ना, इसका यूज इसमें किया जाता है। तो ये जो है ना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। आपने सुना होगा, अभी जब कोरोना टाइम चला था, कोरोना काल जब चला था, तो ज्यादातर लोग जो थे वो हल्दी वाला पानी पी रहे थे, ठीक है। हल्दी के पानी को हल्का सा बॉईल करके उसमें हल्दी मिक्स करके वो पी रहे थे। तो क्यों पी रहे थे? ताकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े, और ये आपके रक्त को भी क्या करती है, शुद्ध करती है। तो आयुर्वेद में ना हल्दी का जो उपयोग है वो दूध के साथ भी किया जाता है, लेप के साथ में भी किया जाता है। तो ये आपके नियमित सेवन से आपके शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान यहाँ पे ये बना रहता है। वहीं अगर हम नीम की बात करें, तो नीम के औषधीय गुण और उसके उपयोग क्या है? तो देखो, नीम भी क्या है, आपका आयुर्वेद का सर्व रोगी, या हम कह सकते हैं सर्व रोग निवारणी इसको कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। इसके जो पत्ते हैं, छाल है, फल है, फूल है, बीज है, ये सारे के सारे औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीम आपका जीवाणुनाशक, ठीक है, विषाणुनाशक, यानी आपका बैक्टीरिया और आपके जितने भी जम्स जो होते हैं, इसको इसको यहाँ पे खत्म करने के इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, जम्स और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे नीम का जो उपयोग है ना, वो आपकी त्वचा रोगों में, फोड़े, फुंसी, खुजली, मधुमेह, दांत रोग, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा हम लोग ऐड में भी देखते हैं, आपके जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर नीम भी पाया जाता है। तो नीम की जो पत्तियां है ना, वो उसके सेवन से ना आपका जो रक्त है वो शुद्ध होता है, शरीर की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बढ़ती है। नीम की जो दातुन होती है वो दांत को और मसूड़ों को यहाँ पे स्वस्थ रखने में सहायता करती है। आपने देखा होगा, जब भी आप लोग गांव में जाते हैं, कहीं यहाँ पे शहर में भी हमने देखा है, ठीक है, तो गांव में बेसिकली अभी भी क्या करते हैं लोग, वहाँ पे ब्रश का यूज नहीं करते, वो नीम की दातुन का ही यूज करते हैं, जिससे उनके जो दांत है, मसूड़े जो है वो स्वस्थ रहते हैं। तो नीम जो है ना, नीम का जो तेल है वो त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं और बालों की समस्याएं जो होती है ना, उसमें भी लाभकारी माना जाता है। वहीं अगर हम जामुन के औषधीय गुणों की और उसके उपयोग की बात करें, तो जामुन क्या है, एक महत्वपूर्ण औषधि फलदार वृक्ष है। आयुर्वेद में इसके फल, बीज, पत्तियां, छाल, इन सब का उपयोग किया जाता है। जामुन में आपके विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। जामुन विशेषकर आपके मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए सिद्ध होता है, लाभकारी सिद्ध होता है, ठीक है, जितने भी आपके डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसका जो बीजों का जो चूर्ण है ना, ये भी आपकी जो शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करती है, ठीक है, पाचन शक्ति भी ये बढ़ाता है जामुन। और जितना भी आपका लूज मोशन और जो आपका अतिसार जो है, डायरिया वगैरह जो है, इसके अंदर भी ये क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। तो इसके सेवन से जो आपका रक्त जो है ना, वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पे मिलते हैं। वहीं आयुर्वेद में इन वनस्पतियों का क्या महत्व है? तो देखो, आयुर्वेद में इन वनस्पतियों का क्या महत्व है कि ये उपचार के लिए एक प्रणाली का आधार है। प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध भी होती है, कम लागत वाली भी होती है और प्रभावी भी सिद्ध होती है। तो इन वनस्पतियों का उपयोग जो है ना, वो रोगों की रोकथाम के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान। तो ये क्या कर रही है, जितनी भी आपकी अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे आपका त्वचा से संबंधित जो भी विकार है, सूजन है, ठीक है, मधुमेह है, इन सब के अंदर ये क्या कर रहा है, आपका नियंत्रण कर रहा है। तो ये इस प्रकार जो आपकी वनस्पति है वो केवल आपके रोगों को उपचार करने में उपयोगी नहीं, बल्कि आपकी स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। आयुर्वेद में इन्हें दीर्घायु, स्वास्थ्य संवर्धन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों के रूप में विशेष स्थान जो है वो प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि हल्दी, नीम और जामुन आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय है, ठीक है, औषधि वनस्पति है। इसमें आपके रोगनाशक, जीवाणुनाशक, रक्तरोधक, स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग आपका विभिन्न रोगों के उपचारों के लिए, रोग प्रतिरोधक जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आयुर्वेद में इन वनस्पतियों का जो महत्व है ना, वो विशेष है, जैसा अभी हमने ऊपर समझा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे
अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जितने भी आपके औषधीय जो गुण हैं इसके अंदर हमें पाए जाते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं जो हल्दी, नीम, जामुन जो है ना, वो मानव स्वास्थ्य जीवन की रक्षा के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे प्रभावी सिद्ध होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इनको बहुत अच्छे से समझा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा और अपनी प्रिपरेशन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और आप सभी याद रखिए, जो हमारे जो लेक्चर होते हैं वो 100% फ्री सीरीज होती है। अगर आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट के लिंक से आप नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपकी क्वायरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे से आप हमारे जितने भी नोट्स हैं उनको बाय कर सकते हैं इजीली। और प्राइस भी यहाँ पे आपका स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है, ओनली 50 रुपीज़। तो वीडियो में आपका जो गिव अवे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, गिव अवे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको गिव अवे के क्वेश्चन भी यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो गिव अवे के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आयुर्वेद जो है, ठीक है, आयुर्वेद जो है वो किस तरीके से हमारा जो जीवन है उसको स्वास्थ्य बनाए रखने में, जैसा हमने अभी पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने इसमें नोट्स में पढ़ा, जितने भी हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर करा, यहाँ पे आपका अलग अलग हमने चीजें पढ़ी। ठीक है, तो पहला जो आपका प्रश्न रहने वाला है गिव अवे का वो ये रहने वाला है कि जो आपके त्रिदोष जो है ना आयुर्वेद के अंदर, त्रिदोष यहाँ पे क्या है। ठीक है, त्रिदोष का यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि वमन कर्म क्या है। वमन कर्म क्या है। ठीक है, आपको एक वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, तो अगर तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो चरक संहिता जो है, ठीक है, चरक संहिता और आपका जो श्रुश्रुत जो संहिता है ये किन के द्वारा लिखी गई है, या हम कह सकते हैं इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके आंसर को बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जितने भी डाउट है, जो भी क्वायरी है, आप इंस्टाग्राम पे हमारे डाउट पेज को भी फॉलो करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी वेबसाइट से आप इजीली नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, आपके एक मोटिवेशन लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है, आपके एक लाइक से। और हाँ, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेरे को एक भेजना, अगर आपको जितना भी मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई यहाँ पे, अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए, तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ज़रूर भेजना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपके कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जो हमें कई बार समझ नहीं आ पाते। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे को अगर आपको ये मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ हो तो। और हाँ, इसी के साथ हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी क्लासेस की अपडेट मिलती है और टाइम टू टाइम यहाँ पे जितनी भी आपकी वीडियो क्लासेस के जो लिंक है वो भी दिए जाते हैं। और विनर निकलते के साथ ही हमारे जो 3 लकी विनर्स जो है ना गिव अवे के क्वेश्चन के, उनको भी हम यही अनाउंस करते हैं। तो जल्दी से जाके आप फॉलो कर लीजिए हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम लिंक को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।